कि लूना क्रैश वाज द क्रेजी इवेंट हैपन। तो ये कैसे आपने प्रिडिक्ट किया? द पीपल हु वर नॉलेजेबल वर वार्निंग अबाउट इट। वो बोल रहे थे यार यूएसटी के पीछे बैकिंग लूना किया, अगर हल्का सा भी करेक्शन आ गया ना और लूना में 20% डिप आया तो ये इक्वेशन अलग हो जाती है। तो मैंने बोला था जिस दिन डिप आएगा ना उस दिन ये धर्र करके गिरेगा। इसमें आपको क्या लगता है, फाउंडर की गलती है कि टेक्नोलॉजी लूफोल है? फिर मैं ये भी बोलूँगा जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी गलती है। गोल्ड एंड बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है? गोल्ड ने 10,000 साल से इंसानों का भरोसा जीता हुआ है। दैट इज द डिबेट, पीपल विल कीप सेइंग यस और नो। कॉलेज से जो लड़के निकल रहे हैं आजकल, पूछो उनसे कि आपको बिटकॉइन खरीदना है कि गोल्ड खरीदना है, उनकी नजर में बिटकॉइन हैज वैल्यू। ट्रम्प का प्लानिंग है कि यूएसए का जो 30 ट्रिलियन का डेब्ट है उसको स्टेबल करेंसीज में कन्वर्ट करके क्रिप्टो के लोगों पे डाल। काम हो रहा है जो करेंसी में नहीं हो सकता उसको यूएसडीटी पे करवा दो यार। हेजिट का आइडिया कैसे आया? हमारी डिस्कशन चल रही है कि ये क्रिप्टो में इतनी अपॉर्चुनिटी है और हमें मतलब लोगों को पता ही नहीं है। सो हेजिट ने सबसे पहले पार्टनरशिप करी बाइनेंस के साथ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बाइनेंस सेज कि आप आओ, हमारे पास है फंड मैनेजर्स। ओके, मेंटल हेल्थ कैसे एक ट्रेडर मेंटेन कर सकता है? मेरा मेडिटेशन है यार। तो टॉप 3 पिक्स कौन से हैं आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में? तो बिटकॉइन और ईथर, समटाइम्स कोई ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन या इथेरियम? अगर फॉर मी बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड एंड इथेरियम इज लाइक वॉल स्ट्रीट। सबसे बड़ा फाइनेंस लेसन जो आपने खुद के लॉस से सीखा है? चीजें सही करोगे फिर भी मार्केट आपके खिलाफ जा सकती है। क्रिप्टो में, वेब3 में, ब्लॉकचेन में नहीं बिलीव करते या नहीं आए हैं, सो वन मैसेज फॉर देम हु इज मिसिंग द वेब3 ट्रेन। या थोड़ा देर से आओ, मैं और खरीद लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यक्षवाणी। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते पर डिफाई वर्ल्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं, फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं। लूना क्रैश होने से पहले जिन्होंने लूना क्रैश को बता दिया था कि भाई लूना क्रैश होगा, आर्टिकल लिख के, प्लीज वेलकम मिस्टर तुषार। तुषार भाई, को फाउंडर ऑफ हेजिट। तुषार भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच एंड ग्रेट, थैंक्स, नाइस इंट्रोडक्शन, थैंक्स फॉर दैट। नहीं, अभी तो शॉर्ट है, बहुत सी चीजें हैं, सो बहुत सी चीजें बात करेंगे। बट लेट मी स्टार्ट विथ, यू हैव बीन इनटू IIM, IIT, न्यूयॉर्क गए आप, सिंगापुर, और अभी आप दुबई में हो। तो आपने फाइनेंस वर्ल्ड देखा, सारी चीजें देखी। उसमें सबसे पहले क्रिप्टो और वेब3 में कैसे आपको पता चला? सबसे पहला एक्सपोजर कैसे मिला? यार तो मेरा बैकग्राउंड, जैसे आपने बोला कि मैं रहा हूँ हमेशा ट्रेडिशनल फाइनेंस साइड पे। जर्नी मेरी शुरू हुई थी कि IIM के बाद मेरी सिंगापुर में एक हेज फंड में को नौकरी लगी थी। ओके। फिर वहाँ से मैं हार्डकोर फाइनेंस में रहा हूँ, मतलब जो ट्रेडिंग हो गया, एग्जॉटिक ऑप्शन, डेरिवेटिव, ये सब काम कर रहा था। 2017 में मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है, उसका कॉल आता है, बोलता है यार मैंने ना इथीरियम खरीदा था $1 पे, अब वो आ गया है $1,000 के आसपास। अच्छा। तो मेरी ट्रेड बड़ी अच्छी थी, बट अब मैं सारे गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऊपर जाता है तो मैं और खरीदता हूँ, फिर वो टपक जाता है तो मैं बेच देता हूँ, फिर वो ऊपर जाता है तो मैं फिर खरीदता हूँ। बेसिकली अब मैं लॉस बना रहा हूँ। हाँ। और मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, बट इसका रिस्क मैनेजमेंट अब तू मेरे को सिखा। ओके। तो दैट वाज माय एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, बिकॉज फॉर मी जो ट्रेडिशनल फाइनेंस ने मेरे को सिखाया था, बोलते यार ऐसे पैसे बनता नहीं है कभी। ओके। तो बट अब इसको मैं रिस्क मैनेजमेंट करवा रहा था, इसके लिए प्लानिंग करवाई कि भाई तू इतना पैसा निकाल ले, अपना तेरा स्टार्टअप के लिए इतना होना चाहिए, इतना पैसे, थोड़ा तो कुछ अलग अलग करता। बेसिकली वी मेड हिज पोर्टफोलियो। हाँ हाँ हाँ। बट उसको सिखाते सिखाते मैं इथीरियम सीख गया। ओके। कि तो तब मैंने 2017 में बोला था यार कि ये एक ऐसा एसेट है, इसमें वॉलेटिलिटी तो बहुत आती है। अब एज अ ट्रेडर अगर कोई एसेट 1/10 हो जाता है तो नॉर्मल लोगों को लगता है यार कि ये बड़ा डेंजरस है। ओके। बट ट्रेडर्स के ना थोड़े नट लूज होते हैं, तो ट्रेडर बोलता है यार अगर कोई चीज़ 1/10 हो गई है और मैंने उस पर ₹10 लगाए तो वर्स्ट केस में 10 का 0 बनेगा, बट अगर वापस पहुंच गई तो 10 का 100 बन जाएगा। है ना? तो तब अब मैंने अपने आप को वैसे देखा, मैं बोला यार कि अगर ये फिर 1/10 होएगा ना इथेरियम, तो मैं थोड़ा सा खरीद लूंगा। ओके। तो फिर 2019 में वो हो भी गया, और तब मैंने फिर बोला यार कभी वादा किया था अपने तो थोड़ा कर भी देते हैं, और फिर जर्नी शुरू हो गई वहाँ से। ओके।
वन थिंग लेड टू अनदर, देन मैं और जो मेरे को फाउंडर है हमने फिगर आउट किया कि भाई जो हम कमोडिटीज ट्रेड करते हैं उसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं जितनी क्रिप्टो में है। अच्छा, हाँ। कमोडिटी से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो में। हाँ देखो यक्ष होता क्या है कि अगर जितनी भी इनएफिशिएंसी है ना, जैसे वॉलेटिलिटी जितनी है, जितना लोगों को डेंजरस लगता है, वो ढीले नट जो है ना वो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी यहाँ ज्यादा है सही है, ट्रेडर के लिए, 100%। है ना। और बहुत कम लोग, मतलब लोग एक्चुअली जानते नहीं है ये चीज, बट जब मेरे को फाउंडर और मैंने जब हमने बोला कि यार कि हेजिट शुरू करते हैं, एक ट्रिगर था पर्टिकुलर उसका। उसका ट्रिगर ये था कि हमने देखा यार कि बिटकॉइन और इथेरियम की ऑप्शन वॉल्यूम्स जो है वो यार एक्चुअली बड़ी बड़ी कमोडिटी से ज्यादा है। ओके। और ये था 2021, अच्छा। 2021। तो वहां पे हमने देखा यार कि वो कौन की वॉल्यूम से ज्यादा है। इट वाज गिविंग कंपटीशन टू लॉट ऑफ इक्विटी इंडिसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने बोला यार इतना ट्रेडिंग हो रहा है और तो लोग फिर- बोल रहे हैं वैल्यू है कि नहीं है। तो True, फिर हमने बोला ये खुद ही अपना धंधा शुरू कर देते हैं इसके ऊपर। ओके। तो वो जर्नी रही। सो 2017 वाज द फर्स्ट टाइम कि जब आपने इथेरियम के बारे में सुना, तो फिर क्या उसको देने से पहले यू रेड अ वाइट पेपर, फिर उसका स्टडी किया, इथेरियम के बारे में कैसे जाना ज्यादा? यार सो जो मेरी पहली समझ लो इन्वॉल्वमेंट रही एज अ रिस्क मैनेजमेंट, उसमें तो इट वाज मोर अबाउट टेलिंग हिम कि भाई तू अपने पैसे कैसे बचा, कि Okay. पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे कर ले, क्योंकि वो तो यार 99% नेटवर्थ क्रिप्टो हो गया था उसका। हाँ। फिर उसे शुरू भी करना था अपना स्टार्टअप। ओके। तो there was a lot of- स्टार्टअप क्रिप्टो में ही करना था? हाँ उसने इवेंचुअली क्रिप्टो में किया। Interesting. हाँ एंड वेरी सक्सेसफुल एज वेल। सो उसके लिए इट वाज मोर ऑफ मैनेजमेंट। ओके। एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू इथेरियम इन 2019, तब मुझे लगा यार अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो समझ भी लेते हैं क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा सॉलिडिटी समझा, मैंने समझा कि ओह अच्छा, हाँ। कोडिंग साइड मतलब सॉलिडिटी साइड समझे। हाँ मतलब देखो ट्रेडर को ऐसा लगता है यार कि अगर पैसे बन रहे तो क्यों बन रहे हैं, और नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे, तो वो क्यों का जवाब तो होना अंदर बहुत घुस के ही जरूरी आता है। सही है। तो मैं तब घुसा, फिर तब आवे जस्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम, हाँ। यूनिस्वैप जस्ट उस मतलब उस साइकिल में चल रहा था, तो तब मैं उनको फॉलो कर रहा था। लूना भी तभी आया, तब फॉलो कर रहा था उनको। ओके। तब प्रोटोकॉल्स कम थे तो उनके वाइट पेपर पढ़ सकते थे आराम से, अंदर बाहर समझ सकते थे कि क्या हो रहा है। बहुत कम होते हैं अभी तो, मतलब तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है अरे प्रोटोकॉल्स की, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सो जैसे आपने बताया कि यू स्टार्टेड विद अ हेजिंग कंपनी इन सिंगापुर, सो तब कब की बात है, कौन से साल में? यार तो ये 2011 में एक ओलाम इंटरनेशनल कंपनी है। ओके। वो कमोडिटीज कंपनी है। दे आर दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ कैशू एंड आलमंड्स, थर्ड बिगेस्ट ऑफ कॉटन, थर्ड बिगेस्ट ऑफ कॉफी। ओहो। इनका धंधा बड़ा सिंपल है कि यार घाना आईवीसी में कॉफी कोको उगता है, उनसे लो वहाँ पे और उसको नेस्ले तक पहुँचा दो, जेनीवा में बीच का अपना मार्जिन खाएंगे। ओके। बहुत सिंपल बंदा है। इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि हम अफ्रीका में उनको इंडियंस को अंदर तक बेच सकते हो गाँव तक। पहले यूरोपियन कंपनीज काम करती थी, बट ओला वाज वेरी गुड एट दिस एंड दे रियली केम अप वेरी वेल। देन दे रियलाइज यार कि अगर हमारी इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कि अफ्रीका के गाँव में हमारा मैनेजर बैठा है, वो बड़ा प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, राइट? उसके ऊपर आप तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आपके पास एक हेज फंड होना चाहिए जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कर रहा हो। अच्छा। तो ओलाम का एक हेज फंड डिवीजन था जिसमें मैंने स्टार्ट किया, मतलब माय स्टार्टिंग वाज विद देम। ओके। सो उससे पहले मतलब सिंगापुर में बिटकॉइन का, क्रिप्टो का ऐसा माहौल नहीं होगा जब व्हेन यू स्टार्टेड विद द ओलम, और फिर वो हो रहा था 2017 वाज द पॉइंट। तो जैसे अपन बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि लूना क्रैश वाज द क्रेजी इवेंट हैपन, तो ये कैसे आपने प्रिडिक्ट किया, क्या स्टोरी है, थोड़ा जानना है कि लूना क्रैश से पहले आपको पता कैसे चला कि लूना क्रैश होने वाला है? यह तो हुआ क्या था कि जब मैं घुस रहा था 2019 में, जब मैंने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करे, 2017 में पहला हाँ। एक्सपोजर था। हाँ। 2019 में क्रैश के बाद मेरे पहले इन्वेस्टमेंट्स थे। हाँ। तो तब इसी दोस्त ने मेरे को बताया था यार ये कोई लूना करके चीज आ रही है, उसके पास ऑलरेडी द नंबर ऑफ यूजर्स आर इक्वल टू दैट ऑफ इथेरियम। ऐसा था। अच्छा। तब मतलब सिंपल था, होता है यार, सिंपल दुनिया थी कि डैप रेडार पर जाओगे, आप देखोगे कौन से प्रोटोकॉल के कितने यूजर्स हैं। मैं सिंपल इतनी रिसर्च करता था, मैं उसमें थे एक्चुअली, बिकॉज तब वो साउथ कोरिया में बहुत बड़ा हो गया था। मतलब जो फ्लिपकार्ट इक्विवेलेंट ऑफ साउथ कोरिया जो था ना, वो यूएसटी ले रहा था उस अच्छा। टाइम पे 2019 में। तभी उनके यूजर्स बहुत खतरनाक थे।
तो मेरा एनालिसिस बहुत ही सिंपल हुआ कि इथीरियम जितने यूजर्स हैं और इथीरियम से तो कहीं छोटा मार्केट कैप है, तो इस पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी चाहिए, तो थोड़ी मैंने लगाई थी। बट लगाने के साथ साथ भी उसका वाइट पेपर पूरा अंदर बाहर मैंने पढ़ा था। क्योंकि तब वो 2-3 ही अच्छे प्रोजेक्ट्स पे मैंने उस टाइम लगाया था, तो आई हैड अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब हो ये रहा था, एंड लाइक यू आस्क कि हाउ डिड आई नो कि वो होने वाला है, तो मैं अकेला नहीं था। बट अगर उस टाइम पे क्रैश के पहले एक डेथ स्पाइरल बहुत चल रहा था, मतलब देयर वर द पीपल हु वर नॉलेजेबल वर वार्निंग अबाउट इट। लूना वाले लोग मान नहीं रहे थे इस चीज़ को, बट थे ऐसे चीज। और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था यार कि यूएसटी जो भी आपका स्टेबल कॉइन था, है ना, वो बोल रहे थे यार यूएसटी के पीछे बैकिंग लूना की है। सीधी सी बात, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूं, अब समझ लो मेरे पास अगर ₹1,00,000 का सोना है और मैंने बोला यार कि यार एक कागज पे तेरे को लिख के दे देता हूँ कि यार ₹50,000 मैं तेरे को दे दूंगा, तो आप बोलोगे यार ठीक है, पीछे ₹1,00,000 बैठा है, 50,000 का कागज की वैल्यू है ना। अगर मैं 10 लाख का कागज लिखूं तो आप बोलोगे नहीं इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीछे तो ₹1,00,000 का ही है, 10 लाख का कैसे कागज मेरे को लिख के दे सकते हो, राइट। लूना यूएसटी में हो ये रहा था कि जो यूएसटी की इतनी एडॉप्शन हुई, सप्लाई यूएसटी की इतनी खतरनाक बढ़ गई, और लूना वालों ने क्या किया, उनने ये इंश्योर नहीं किया भी हमारे पास जो पीछे जो रिजर्व है वो कागज से ज्यादा होना चाहिए। तो कमिंग फ्रॉम द ट्राइडफाई साइड, मेरे लिए मैंने जो जनवरी 22 में मैंने पेपर लिखा था, मैंने बोला यार अभी जो लूना का रिजर्व है इतने X बिलियन या जो भी मार्केट कैप है, यूएसटी के जो आपने कागज लिख दिए वो इतने बिलियन मार्केट कैप है। अगर हल्का सा भी करेक्शन आ गया ना और लूना में 20% डिप आया तो ये इक्वेशन अलग हो जाती है। तो मैंने बोला था जिस दिन डिप आएगा ना उस दिन ये धर्र करके गिरेगा नीचे क्योंकि करेक्शन देखो क्रिप्टो में आती है ना, 10-20% करेक्शन तो कुछ भी नहीं है, क्रिप्टो में कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला जिस दिन करेक्शन आएगी, जिस दिन लूना का मार्केट कैप यूएसटी के मार्केट कैप से हल्का सा भी नीचे हो गया, फिर आपका वापस नहीं आ सकता वो, क्योंकि तब लोगों की एकदम उल्टा ट्रेड शुरू हो जाएगा। लोग बोले यूएसटी की वैल्यू नहीं है, पैनिक शुरू हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा। और मतलब कभी भी आपका जो भी मेरे पास तिजोरी में है उससे ज्यादा का कागज में नहीं लिख सकता, है ना। अब तिजोरी की वैल्यू कम होगी तो भाई कागज के तो कोई वैल्यू नहीं बची ना। 100%। तो ये आर्टिकल आपने लिखा था 3 महीने पहले एंड देन क्रैश हैपेंड। हाँ। तो आर्टिकल भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो यू कैन गो थ्रू इट। तो इसमें आपको क्या लगता है, फाउंडर की गलती है कि टेक्नोलॉजी लूफोल है कि एथिकल प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? यार मल्टीपल चीज़ें देखो। सो लाइक इफ अगर मैं जैसे कुछ बना रहा होता हूँ तो हम या हेजेड हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं हम उनके बारे में सोचें, उनका ध्यान रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है, बनती है, किसी भी एसेट मैनेजर की बनती है। चाहे आप अगर मान लो आप इथीरियम बना रहे हो और आपने यही इंश्योर नहीं किया कि प्राइवेट की इधर उधर की गायब नहीं हो सकती, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो फाउंडर की मैं बोलूँगा डेफिनेटली थी। प्लस बहुत लोग थे ऐसे मेरे जैसे जो बोल रहे थे यार इस पे ध्यान रख लो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों की आवाज़ें आई जो सब चुप करवाई गई कि यार कि कुछ गलत है ही नहीं, विच वॉज अगेन दैट वाज अ बिगर मिस्टेक जो लूना फाउंडेशन और ये सब चीज़ की थी। फिर मैं ये भी बोलूँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी गलती है। यार कि आप अगर मान लो अगर आप अपनी लाइफ सेविंग किसी चीज़ में, किसी स्टॉक में लगाते हो, आप सोचते तो हो ना यार कि वो स्टॉक क्या है। मतलब थोड़ा तो आप करते हो, राइट। अगर यही समझ लो, इतना तो पता होना चाहिए कि पीछे चल क्या रहा है। है ना। तो अब होता क्या है, जब कोई भी प्राइस यूं करके ऊपर जाने लगता है, जो एप करने लगता है ना, तो लोगों को थोड़ा एक आ जाता है कि नहीं ये गलत नहीं हो सकता। मतलब वो होता है कि भाई कमा लेते हैं ये, फिर जो लूफोल्स होते हैं ना इग्नोर हो जाते हैं व्हेन प्राइस इज गोइंग अप। करेक्ट। और मतलब देखो एज अ ट्रेडर ना, क्योंकि इतने साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री होगी, तो ये मैं इसे बोलता हूँ नशा आ जाता है। मतलब वो अपनी मतलब ट्रेडिंग में हमारा जो रोज का ही काम है, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो हमें पता है क्या इमोशन आता है क्या इमोशन नहीं आता है। तो ये वो इमोशन है कि आपने एक कुछ लगाया बैट, बहुत ही अच्छा चला गया, आपको लगता है कि हम राजा है, तो वो एक नशा आता है, अपुनिज भगवान है। हाँ। वो ऐसा फील हो जाता है। रील्स आती है कि भाई
जिस ट्रेडर ने पहली ट्रेड पे $20 प्रॉफिट कर दिया 20% कि कल यहाँ पे मैं बंगला ले लूंगा भाई, मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब तो रोज पैसा आएगा और मैं किंग बन जाऊंगा। यार लोग ट्विटर पे अपने अकाउंट डालने लग जाते हैं, मतलब हाँ। देखा है ना, मतलब वो हाँ। कि ये देखो मेरा ब्रोकरेज अकाउंट इतने पैसे बन गए, तुम भी बड़ा खरीदो। वो तो अभी इन्फ्लुएंसर्स को करना ही पड़ता है अभी अभी का हाँ ट्रेंड अलग है। हाँ हाँ पर प्रॉफिट हो जाने पे ट्रेडिंग में ऐसा फील होता है, बट पीपल नॉट डोंट हैव दैट रिस्क मैनेजमेंट की लॉस भी होगा फिर हाँ ऐसा ही। करेक्ट। एक दिन में अगर मैंने 1000 का 200 बना दिया तो मैं सोचता हूँ अब रोज 200 पे बनेगा, फिर मैं ये करूंगा इतना और मैं अमीर हो जाऊंगा। यार यक्ष तुम मानोगे नहीं यार, मैं इतने लोगों से मिला हूँ ना जो अर्ली फाउंडर्स है, वो बोलते हैं हमारी यही गलती थी। वो बोलते हैं कि पहली साइकिल में जो पैसा बनता है हमारा, उसमें हमें लगता है कि ये पैसा हमने बनाया है। ओके। फिर क्या है, जब साइकिल पलटती है तो वो चला भी जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, हम थोड़ी लकी हो गए थे, भगवान ने आशीर्वाद दिया था इस टाइमिंग अच्छा था सेकंड साइकिल में संभल के खेलेंगे हम क्या है पता चलता है फिर। हाँ करेक्ट। So you have invested almost maximum your career time in finance world. हाँ So मैंने कई बार आपको बात करते सुना, उसमें you mentioned the Finance 101 book, मतलब वो एक बेसिक बुक जैसी है। तो Finance 101 बुक का कोर कंसेप्ट क्या है और क्या आपको लगता है कि हर कोई आम आदमी को एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए? तो फाइनेंस 101 जो बोलते हैं ना, दैट इज कि ये कभी भी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में घुसते हो ना, जैसे मैकेनिक्स में घुस गए, तो जो पहले ईयर का पहला कोर्स जो मिलेगा वो होता है मैकेनिक्स 101। अच्छा। आप मैथमेटिक्स के कोर्स में चले, कोर्स का नंबर होता है हाँ, सब्जेक्ट हाँ, है ना, हाँ। वो नंबर यूनिवर्सिटी में यूडी नंबर्स चलते हैं। तो फाइनेंस 101 ये यार कि यार फाइनेंस की यूनिवर्सिटी में कभी घुसोगे किसी पे, है ना, तो फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है, तो पहला कोर्स जो पहली चीज बताएगी अच्छा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएगा आपको, है ना, कि बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ये है। अब वो बात अलग है कि इंडिया में हमें कोई सिखाता नहीं है ये, कोई नहीं सिखाता कि यार आपको इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। बट यदि आप जैसे और जितने भी आप वॉरेन बुफे और ये सब चीज़ें इन लोगों के पास, वो बोलेंगे यार हम बेसिक चीज़ें करते हैं। जैसे एक साइड नोट है, वॉरेन बुफे से किसी ने पूछा यार तुम हर साल इतना पैसा बना रहे हो, इतना तुमने नेटवर्क बना दिया है अपना, सारे लोग तुम्हें ही पैसा क्यों नहीं लगाते, बर्कशायर हाथरस में क्यों नहीं देते तुमको? हाँ। उसका जवाब ये था यार कि किसी को भी ना धीरे धीरे अमीर नहीं बनना है ना, तो लोगों को अमीर जल्दी बनना होता है, बट फिर उसमें क्या होता है, गच्चे होते हैं, गड़बड़ होती है। तो जो फाइनेंस 101 बोल रहे हो यार, बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि जैसे कभी भी आप अगर कोई भी पोजीशन ले रहे हो, एक हमेशा आपको इंश्योर करना चाहिए यार कि कुछ भी हो ना, मैं ख़त्म नहीं होऊंगा। हाँ। कि मैं उतना ही गेम लगाऊंगा जितना मतलब मैं लूज करने के लिए रेडी हूँ, रोड पे ना आ जाऊँ। हाँ रोड पे ना आ जाओ, करेक्ट है ना। रूल नंबर 1 है डू नॉट डाई, ओके। कि खत्म नहीं होना भाई अपने को, ऐसा नहीं है कि अगर बी इन द गेम। हाँ यू हैव टू बी इन द गेम, राइट। अब उसका अगर ये मतलब है कि भाई लॉस हो गया और लॉस बुक करके निकल लो, तो निकलना पड़ेगा। उसका ये मतलब है कि यार कि प्रॉफिट आ गया, लगता है थोड़ा निकालना, तो निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो दैट इज व्हाट आई रेफर टू कि यदि आप इन्वेस्टिंग इक्विटी में कर रहे हो, बॉन्ड में कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, बेसिक सही होने चाहिए, ओके है ना। और ये मोस्टली हर किसी को एक बार पढ़ लेना चाहिए फाइनेंस 101 अगर इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, ट्रेडिंग में जा रहे हो, तो ये बिल्कुल यार, आज की डेट पे तो जीपीटी भी है ना। हाँ और कुछ नहीं तो जीपीटी को ही बोलो मुझे बेसिक सिखा दो प्लीज, सही है। और सीखना नहीं है तो बोलो मैंने ये कर दिया है, बता दो ठीक किया कि नहीं प्लीज, ट्रू ट्रू ट्रू, इतना ही बोलना। बट ये जरूरी है यार, जरूरी है। 100%। एज अ फाइनेंस गाय, व्हाट डू यू थिंक गोल्ड एंड बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है, कोर कंसेप्चुअल एंड सही में बिटकॉइन जिस तरह से फ्यूचर ऑफ करेंसी कहा जा रहा है, ऐसे आपको एज अ फाइनेंशियल लेंस लग रहा है? तो दो सवाल है यहाँ पे, है ना, कि पहला सवाल ये है कि गोल्ड और बिटकॉइन में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। दूसरा सवाल ये है कि बिटकॉइन करेंसी बनता है कि नहीं, करेक्ट। पहले वाले को लेते हैं। यस। ये देखो, गोल्ड की एक वैल्यू शुरुआत से रही है ना। अब बिटकॉइन आता है और बिटकॉइन बोलता है यार कि जितनी भी फीचर्स हैं गोल्ड के, स्केर्सिटी है, किसी एक देश के पास कंट्रोल नहीं है कि गोल्ड मैंने अभी डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, जितने फीचर्स हैं गोल्ड के वो तो मेरे पास भी है।
फिर ये बोलता है कि यार क्या है कि यार अगर मेरे को पानी की बोतल खरीदनी है तो गोल्ड से ना मैं एक ऐसे चूटी काट के आपको नहीं दे सकता, बट बिटकॉइन में तो यार एक सतोशी का मैं चूटी काट के दे सकता हूँ ना, 10⁻⁻8 बिटकॉइन दे सकता हूँ आपको। तो बिटकॉइन बोलता है यार फीचर बाय फीचर अगर मैं कंपेयर करूँ गोल्ड एंड बिटकॉइन, फीचर बाय फीचर, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि बिटकॉइन फीचर वाइज कम है। ओके है ही नहीं। मतलब अगर आप जितना बोलते हैं यार गोल्ड की एक इन्फ्लेशन रेट है कि आप हम निकालते रहते धरती से, राइट, तो एक इन्फ्लेशन रेट है बिटकॉइन को उससे कम है। हम गोल्ड को आप तोड़ के फ्रैक्शनलाइज नहीं कर सकते, मतलब नहीं है, वो कम है। गोल्ड की आप ईंटें रख रहे हो तो आपको बंदूक भी रखनी पड़ती है, बिटकॉइन में हार्डवेयर वॉलेट से काम चल जाता है ना। तो ट्रांसपोर्ट इजी है, ट्रांसपोर्ट ईजी है, ऑडिट ट्रेल सही है, सब कुछ है, मतलब UTXO बेस्ड है, सब कुछ सेट है। फीचर बाय फीचर गोल्ड से बिटकॉइन किसी हाल में कम नहीं है, ज़्यादा ही है। ओके तो अब बिटकॉइनर बोलते हैं भाई अगर हम गोल्ड से फीचर में ज़्यादा हैं तो गोल्ड से वैल्यू में भी ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज द आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज फ्रॉम द फीचर स्टैंड पॉइंट ये परफेक्ट है। ओके जो गोल्ड के अगेंस्ट, जो गोल्ड की तरफ से आते हैं वो बोलते हैं भाई फीचर हो या फीचर ना हो, गोल्ड ने 10,000 साल से इंसानों का भरोसा जीता हुआ है। ट्रू। ऐसा कोई भी नहीं आता कि यार आज फीचर आ जाए तो कल तुम मतलब वो बन जाओगे, क्योंकि एक समय था, आज की डेट पे हम एल्यूमिनियम के कैन में पीते और यूँ फेंक देते हैं, राइट। 1800 के आसपास एल्यूमिनियम वाज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। अच्छा। हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी तब तक आती नहीं थी लोगों को, तो लोग बोलते हैं यार एल्यूमिनियम चांदी जैसा दिखता है, चांदी से ज्यादा सफेद है और रेयर भी गोल्ड से ज्यादा रेयर है। मुश्किल हो रहा था तब। हाँ, मतलब लोग को पता ही नहीं था अच्छे से एक्सट्रैक्ट कैसे करें, मतलब चांदी से ज्यादा सफेद, गोल्ड से ज्यादा रेयर। एल्यूमिनियम वाज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। फिर किसी ने केमिकल रिएक्शन देख लिया तो जो प्रो गोल्ड है वो बोलते हैं यार वैल्यू वैल्यू फीचर फीचर छोड़ो, 10,000 साल की हिस्ट्री है गोल्ड की, हर कोई गोल्ड नहीं बन सकता, राइट। अब ये डिबेट है, दैट इज द डिबेट, पीपल विल कीप सेइंग यस और नो। मेरा पर्सनल व्यू ये है यार कि देखो वैल्यू तो सोसाइटी लोग डिसाइड करते हैं, जिसने लोग ने डिसाइड कर लिया वैल्यू है तो उस दिन उसकी वैल्यू है, तब लोग उसको खर्चा भी कर लेंगे। यहाँ पे आप दुबई में घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, मैं कौन होता हूँ बताने का कि क्या वैल्यू है नहीं है, सोसाइटी डिसाइड करेगी। यस। और मेरे को ये दिखता है कि कॉलेज से जो लड़के लड़की निकल रहे हैं आजकल, पूछो उनसे कि आपको बिटकॉइन खरीदना है कि गोल्ड खरीदना है, उनकी नज़र में बिटकॉइन हैज वैल्यू, राइट। द यंग प्रोफेशनल्स दे से कि आई वांट टू हैव बिटकॉइन, राइट। सो डेमोग्राफिकली जो मुझे दिख रहा है यार कि जो नई जनरेशन आ रही है वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन हमें ज़्यादा पसंद है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ फीचर्स, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जो भी हो, जो नई जनरेशन बोल रही है भाई बिटकॉइन ओवर गोल्ड। तो एज अ ट्रेडर जब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ अरे भाई इसकी वैल्यू आनी चाहिए, होनी चाहिए। जब तक दिस थीसिस डज नॉट चेंज तब तक वैल्यू तो आएगी। तो उसकी मार्केट कैप लग रहा है कि नियर फ्यूचर में बिटकॉइन क्रॉस करेगा गोल्ड की मार्केट कैप? यार बिटकॉइन का मार्केट कैप आज का 3-4 ऐसा घूम रहा है। गोल्ड का टोटल मार्केट कैप 20 के आसपास है। गोल्ड का मार्केट कैप 20 बना है 10,000 साल में, है ना। बिटकॉइन 2009 में आया था, है ना, 15 साल 16 साल में इतना है। तो एंड the next generation which is coming, it is saying कि I want Bitcoin over gold. Yes. The old generation pension funds जिनके चलते हैं वो भी गोल्ड, वो भी बिटकॉइन खरीद रहे हैं आज की डेट पे। तो I do think so. I do think so. होगा, कब होगा I don't know. इस साइकिल में होगा I don't think so. अगली साइकिल में होगा maybe not, but होगा जरूर। हाँ, so long as the thesis is intact. मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, कीज हैक हो गई, जो सतोशी के पुराने वॉलेट है वो खुल गए, तो फिर गेम ओवर है। हाँ, है ना। बट so far as the Bitcoin ecosystem stays ahead of all the challenges, so far as the thesis stays intact, जब तक लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई फीचर बाय फीचर ये ज़्यादा आसान है, मैं गोल्ड की ईंटे के साथ मुझे बंदूक लेनी पड़ती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं बिटकॉइन ले लूँगा। सही है ना। तो वो है, तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि गोल्ड और बिटकॉइन में क्या सिमिलैरिटी है। यस। अब रही बात ट्रांजैक्शन की, एज अ फ्यूचर ऑफ करेंसी, और तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ चलती है फाइनेंस दुनिया में, है ना। अब समझो कि गोल्ड आज की डेट पे स्टैंडर्ड एसेट है। यस। बट आप गोल्ड को खर्ची में करते हो क्या? नहीं करते, नहीं। है ना। क्योंकि जिसके पास गोल्ड है वो बोलता है गोल्ड तो मैं सफा के अपना दबा के रखता हूँ, कागज ले लेता हूँ यार, कागज को खर्चा करूंगा, गोल्ड में क्यों दबाऊंगा, मतलब निकालूंगा। ट्रू।
जो आपके ओजी बिटकॉइन है वो भी ये बोल रहे होते हैं, बोलते हैं यार बिटकॉइन तो मैं दबा के रखूंगा, वो खर्चा नहीं करना, वो कागज लूंगा, चाहे वो कागज इथेरियम ही क्यों ना हो है ना, बट कागज लूंगा उसे खर्चा करूंगा। तो आप देखो किसी के जिसके पास बिटकॉइन है वो खर्चा नहीं करना चाहता इस चीज को, है ना, और खर्चा करना भी मतलब जिसको सामने मिल रहा है उसको भी लगता है वॉलेटिलिटी आज बहुत है तो मुझे डॉलर दे दो, बिटकॉइन मैं खुद से खरीद के अपनी जेब में डाल दूंगा। यस, राइट, एंड दैट इज नॉट जस्ट विद बिटकॉइन, इट इज विद एवरी एसेट ऑफ वैल्यू। गोल्ड को हम नहीं घुमाते ऐसे, है ना, आ गोल्ड गया एक बार घर में वो टिका रहता है सालों Correct. साल जब तक इमरजेंसी ना आए। करेक्ट। तो और गवर्नमेंट्स के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट्स बोलती है यार कि कल को मान लो कुछ मुझे नई एक योजना निकालनी है, मुझे पैसे देने लोगों को, रिसेशन आया क्या होगा, मैं छाप के दे पाऊँ, बिटकॉइन तो मैं छाप के दे नहीं सकता, सोना मैं छाप के दे नहीं सकता, नहीं, तो गवर्नमेंट्स भी बोलती है यार सोना बिटकॉइन तुम तिजोरियां में रखो, कागज उसके अगेंस्ट लो, क्योंकि मेरे पास एक थोड़ा कंट्रोल रहेगा इकोनॉमी का। यस, तो ना गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है बिटकॉइन को करेंसी मीडियम बनाने का, जिसके पास बिटकॉइन है उसके इंटरेस्ट में नहीं है, जो कमा रहा है वो भी बोलता है डॉलर दे दे, मैं जब प्राइस डिप होगा तब बाय करूंगा। सही है। तो आई डोंट सी बिटकॉइन बिकमिंग अ करेंसी, ओके, बिकॉज नो अल्ट्रा वैल्यूएबल आइटम बिकम्स अ करेंसी। ओके, so it will be always a store of value. इट विल बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट विल बी अ रिजर्व जिसके अगेंस्ट आप करेंसी इशू करोगे। क्योंकि एनीथिंग विद डिसेंट वैल्यू, मतलब विद सॉलिड वैल्यू, रियल वैल्यू, उसको आप करेंसी नहीं बनाते, वो नहीं बनी है आज तक। फेयर इनफ। जैसे इसमें आपने बताया कि गवर्नमेंट चाहती है पैसा छापे, गवर्नमेंट कागज देती है, तो अभी एक थियरी चल रही है कि ट्रम्प का प्लानिंग है कि यूएसए का जो 30 ट्रिलियन का डेप्ट है उसको स्टेबल करेंसीज में कन्वर्ट करके क्रिप्टो के लोगों पे डाले। हाँ, सो क्या आपको लग रहा है, यू बिलीव इन दैट थियरी, ये पॉसिबल है कि सिर्फ हवा में बातें चल रही है? ओके, तो गेम देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, यूएस के पास भर भर के डेट है जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उनके पास इनकम तो है नहीं कि उनको इंटरेस्ट बिल ही इतना बड़ा है कि वो डेट बढ़ता रहता है, ब्याज ही आपको चला देता है ऊपर, है ना। अब ट्रम्प ये बोल रहा है यार कि मेरे को किसी तरह से तो ना यार डॉलर का यूज बढ़ाना है दुनिया में, कंट्रीज को मैं बोलूँगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, उनको अपनी करेंसी चाहिए। तो उसने ये तो आई मीन द थीसिस इज रियली दिस कि अब मान लो दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी 2 नंबर का काम हो रहा है जो करेंसी में नहीं हो सकता, उसको यूएसडीटी पे करवा दो यार। ओके, गैम्बलिंग सट्टा वट्टा कहीं चल रहा है उसको यहाँ लगवा दो यार यूएसडीटी पे। आपको किसी आप अफ्रीकन देश में बैठे हो, आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट की करेंसी कभी ऊपर है कभी नीचे, हमें नहीं पता क्या है, तो आप बोले यार कि यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, तुम्हारे पास भी वॉलेट मेरे पास भी वॉलेट, यूएसडीटी में करते हैं। तो गेम क्या चल रहा है कि चाहे वो ट्रांजैक्शन यूएसडीटी पे हो या यूएसडीसी पे हो, पीछे तो यूएस गवर्नमेंट को मिल रहा है ना, उसका डेट रेस करना सस्ता हो जा रहा है। ओके, जो अब, और ये सिर्फ यूएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अगर कायदे से कोई भी कंट्री सोचे, जैसे मैं ये आरबीआई वाली हमारी डिस्कशन हो रही थी, हाँ, है ना, इंडिया में आज की डेट पे जो जनता को यूएसडीटी खरीद रहा होता है मार्केट में साइड से, वो अगर 88 रुपये का डॉलर चल रहा है वो 92 में खरीद रहा है। प्रीमियम होता ही होता है, प्रीमियम होता ही होता है ना। वो बोल रहा है यार डॉलर कोई और संभाले, मुझे टोकन दे दो, तुम खाओ ब्याज। यस, ठीक है, आरबीआई को डॉलर की ज़रूरत होती है फॉरेक्स के लिए, आरबीआई बोल रहा होता है यार मुझे डॉलर पे बॉन्ड रेस करनी पड़ती है, तो मुझे डॉलर दे दो और मैं दूंगा ब्याज। ओके, अब जनता और आरबीआई में ही ऑपोजिट व्यूज है, बहुत ज्यादा है ना, मतलब एक बोल रहा ब्याज तुम खाओ, एक बोल रहा मैं ब्याज दे दूंगा, मुझे दे दो समझ रहे हो। तो यूएसडी आरबीआई क्यों नहीं है, यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, यूएसडी आरबीआई क्यों नहीं है। आरबीआई को बस ये बोलना भाई यक्ष तुषार तुम्हारे पास 92 रुपीज़ का यूएसडीटी है, बेचो, पर 88 रुपीज़ में खरीद लो डॉलर, थोड़ा डॉलर ज़्यादा ही मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल, है ना, बैक्ड बाय आरबीआई, फिर तो रिस्क ही खत्म। हाँ, एंड बैक्ड बाय आरबीआई। और आरबीआई का इसमें फ़ायदा क्या है कि आरबीआई बोल रहा है मेरे पास डॉलर आ गया, मुझे ब्याज नहीं देना पड़ रहा। करेक्ट, 4-5% का उसका ब्याज बच रहा है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप ये चीज़ 4-5 साल चला लो अगर, तो आरबीआई ने 20% ब्याज कमा लिया, है ना।
और इंडिया तो बोलता रहता है नीति आयोग की यार अगर आपके पास कोई भी आपकी अनडिक्लेयर वेल्थ को डिक्लेयर करना है 20% का हेयरकट है ना। तो 4 साल जिसने यूएसडी आरबीआई रख लिया उसका सब वाइट है। इंडिया बोल सकता है कि बना लिया इंडिया ने 20% अपना, एटलीस्ट इकोनॉमी में कंसिडरेशन में वो पैसा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। आपने मतलब यूएसडी आरबीआई क्यों नहीं है? अगर मतलब सोचना ही है क्योंकि आरबीआई तो फ्री में ब्याज मतलब वो मिल रहा है। आरबीआई वो एंटी क्रिप्टो है, वो मुझे लगता है वहां पे कोई समझ ही नहीं पा रहा है इस गेम को, या अवेयरनेस नहीं है या मोटिव नहीं है, पता नहीं, पर वो लोग वेब3 टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे। तो देखो आरबीआई का क्या है, आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन मेरी खतरनाक रिस्पेक्ट है आरबीआई के लिए, बिकॉज आरबीआई ने इंडिया को इतनी बार बचाया है। मतलब आई डोंट नो इफ हाउ मेनी पीपल वुड बी अवेयर बट 1991 में ये हालत थी कि इंडिया का सोना उठ के बाहर गया था कि हमें बेल आउट दे दो प्लीज, और हमें कोई बेल आउट दे नहीं रहा था। बोल रहे थे तुम्हारे कोई बात का कोई भरोसा नहीं है, कोalition गवर्नमेंट आ रही है, कोalition गवर्नमेंट जा रही है, आधे आधे मतलब महीने में सरकारें बदल रही है, तुम्हें हम कोई लोन नहीं देंगे। हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के इम्पोर्ट की फॉरेन करेंसी थी। हाँ, आरबीआई नेगोशिएटेड, सोना यहाँ गया है, बाहर की गवर्नमेंट तो गिर गई थी, आरबीआई वाज नेगोशिएटिंग एट द बैक एंड। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, आरबीआई के ऊपर है, आई थिंक अनलॉकिंग आरबीआई और समथिंग लाइक दैट। ओके, बट 1991 क्राइसिस एवरीबडी क्रेडिट्स कि यार आरबीआई ने बचाया, कोई गवर्नमेंट नहीं बचाया, आरबीआई ने बचाया। उसके बाद जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो दुनिया भर ठप गई, इंडिया बच गई। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अगेंस्ट मैसिव प्रेशर बोला नहीं, ये टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हम नहीं ऑन होने देंगे इंडिया में, चाहे दुनिया में ऑन हो गए, कोई दुनिया भर के बैंक ला रहे हैं, हम नहीं करेंगे, इसमें रिस्क है हमारे लोगों के लिए। तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आरबीआई। आई थिंक आरबीआई अंडरस्टैंड्स कि कुछ तो बदल रहा है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई डू फील कि यार वो उनके पास अभी वो एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि डीफाई या ये सब चीज़ों को इतने डिटेल में समझते हैं कि गेम क्या है, क्या 20 साल के रिस्क एपेटाइट क्या हो सकती है, वो सब। और इसका रिस्क भी यही है यार, देखो रिस्क भी यही है कि अगर आप मान लो स्लो हो गए, और ऑलरेडी जैसे हमें पता है कि इंडिया में यार 92 रुपीज़ में यूएसडीटी क्यों खरीद रहे लोग, कुछ कर ही रहे हैं ना उसके साथ पीछे। हाँ, है ना। अब धीरे धीरे वो इकॉनमी इंक्रीज होएगी ना, जो ट्रम्प का प्लान है पूरा। ट्रम्प का प्लान यही है यार कि यार जितनी आपको अपनी लोकल करेंसी मत यूज़ करो, डॉलर यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहे आप कॉन्गो के बीच में गांव में बैठे हो, आप डॉलर यूज़ कर सकते हो यूएसडीटी बोल के। तो ये सेम अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो ना, एट लॉट ऑफ लेवल्स। और उसका रिजर्व जो बैक रिजर्व है उससे यूएस बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। हाँ, वो पैसा यूएस इकोनॉमी में जाता है सस्ते में। यस, वही जो हमें बोल रहा हूँ ना, यूएसडी आरबीआई क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आरबीआई कस्टडी करेगा, जिसको भी यूएसडीटी करता है वो क्या बोलता है, बोलता है यार डॉलर टेथर तू कस्टडी कर, सर्कल तू कर, पैसे तू कमा उसके ऊपर, है ना। तो अब वो आरबीआई को बोले आरबीआई तू कस्टडी कर, तू पैसे कमा, मुझे बस आरबीआई की बैकिंग है और मुझे टैक्समैन से पीछे झमेला नहीं है, बस ट्रस्ट भी है। आरबीआई की भी बचत है, इंडिया की बचत है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो आप सिंगापुर थे, न्यूयॉर्क थे, आपकी जो जॉब चल रही थी, उसमें हेजिट का आइडिया कैसे आया? हेजिट का ब्रेन चाइल्ड कौन है? आप को फाउंडर से कैसे मिले? क्या स्टोरी है उसके पीछे? या स्टोरी ये है, तो ये है 2021 की बात। ओके। तो तब तक क्या है, तब तक मैं 2019 में शुरू कर ली थी मैंने ट्रेडिंग, कुछ मेरे बेट्स अच्छे चले गए थे। ओके। तो फिर मैं अपनी कमोडिटीज़, मतलब मैं न्यूयॉर्क वाले अपने फंड में वहाँ ट्रेड कर रहा था, और मेरा जो दोस्त है अभिषेक, वो भी ही एंड आई ऑल्सो गो बैक 15-16 साल, वी गो बैक 16 ऑड ईयर्स नाउ। ओके। तो तब उसका ऐसी रैंडम कॉल आया, बोला यार कि ये क्या बकवास चल रही है यार, बिटकॉइन का दाम ऊपर जा रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेवकूफ़ है जो ऐसा खरीद रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने सुना, आधे घंटे सुना, मतलब अच्छी हमारी डिस्कशन हुई। मैं बोला ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, मैं खरीद रहा हूँ वैसे इसको और मैं आज से नहीं, मैं 2 साल से खरीद रहा हूँ। फिर क्या है कि बोला तू क्यों खरीद रहा है तो देन वी गॉट टॉकिंग। फिर मैंने बोला कि यार मेरी ये थीसिस है कि ये चीज़ है, और मैं एक्चुअली इथीरियम का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, कि बिटकॉइन इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, बट मेरे को लगता है इथीरियम इज लाइक द स्विफ्ट नेटवर्क, इट्स द वॉल स्ट्रीट, इट विच विल ड्राइव इकॉनमी। खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। 3-4 घंटे की डिस्कशन हुई उस टाइम। फिर अगले दिन फिर कॉल आया, फिर हमारी 3-4 घंटे की डिस्कशन हुई। 2 हफ्ते तक ये डिस्कशन हो रही थी। अच्छा, मेरी वाइफ को लग रहा है कि ऑफिस में कुछ बड़ी टेंशन चल रही है, मतलब पता नहीं कितनी लंबी लंबी कॉल्स पे बैठे बात क्या चल रही है हमारी डिस्कशन चल रही है कि ये
क्रिप्टो में इतनी अपॉर्चुनिटी है और हमें मतलब लोगों को पता ही नहीं है ना। तो दैट वाज अ गुड 1-2 वीक्स ऑफ वेरी लॉन्ग कॉल्स एंड देन वी सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट यार कि देयर इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। तब मैं डीफाई यील्ड फार्मिंग कर रहा था, तब V2 AMMs यूनिस्वैप पे आ रहे थे, तो मतलब आ चुके थे अच्छे से और अच्छी यील्ड्स निकलती थी। स्पेशली आप अगर इथेरियम के अलावा अगर BNB चेन पे जाओ या अलग अलग चेन्स पे जाओ, मतलब सॉलिड यील्ड निकलती थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और हमें उतनी यील्ड हेज फंड में बनाने के लिए मतलब पसीना निकल जाता है यार, क्योंकि उतनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ उतनी मतलब इट टेक्स कैपिटल रिस्क पे होता है। कैपिटल रिस्क पे होता है, आपका कंप्लायंस ऑफिसर ऊपर बैठा हुआ है सर पे कि यार कि नंबर यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें हैं। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मेरे जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में, तो अपॉर्चुनिटीज जैसी आती है ख़त्म हो जाती है। ट्रू है ना। अब डीफाई में खुला मैदान है, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड या मतलब व्हेन आई स्टार्टेड इन डीफाई, मेरे को कोई ट्रेडिशनल फाइनेंस का बंदा मिलता ही नहीं था डीफाई में, क्रिप्टो में। मेरे को लोग ये मिलते थे, हाँ कितनी लेवरेज चला रहे हो तुम लोग, हाँ 20-20x लेवरेज चलाते हो अपने अकाउंट पे, मैं 15x चलाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ये सब मेरे से बात मत करो, 20-20x लेवरेज में क्या है, 5% मार्केट मूव करी तो आप उड़ जाओगे। हाँ। है ना। और वो ऑल्ट कॉइन पे चलाते, तो मैं बोला यही, मैं तो नहीं चलाता लेवरेज यहाँ पे, बट मेरे को मिलते नहीं थे। ओके। आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस पीपल हियर, तो लॉट ऑफ माई लर्निंग्स केम ऑर्गेनिकली एंड फिगरिंग आउट कि यार कौन सी चीज़ें जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में है उनका कंपेरेबल क्रिप्टो में क्या है। ओके। तो जो मैं फाइनेंस 101 की बात करता हूँ ना, तो पॉइंट यही है कि कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही थे, बट जब आपका रिस्क अलग ऑर्डर का होता है तो फिर आपको थोड़ा, आप सेम नंबर नहीं लगा सकते कि मतलब जैसे वो हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में 60% आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए, 40% डेट में होना चाहिए। है ना। देयर इज सम रीजन वाई वो 60 और 40 क्यों है, वो 70-30 क्यों नहीं है या 50-50 क्यों नहीं है। किसी ने नंबर्स करे यार, इसमें इतना रिस्क है, इसमें इतना रिस्क होता है, तो ये आपका रेसिपी अच्छी है। क्रिप्टो में आपकी रेसिपी बदलेगी। हाँ। है ना। तो सो वो ऑल ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम बेसिक्स वी फिगर्ड आउट, वी फाउंड सम गुड स्ट्रैटेजीज। हमारी स्ट्रैटेजी अच्छा काम करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं भी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल्स, वी ओनली डील विद प्रॉपर accredited इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा। तो एंड आवर स्ट्रैटेजीज आर गुड बाय देम, दे आर लाइक कि बहुत बढ़िया, ठीक है Okay. चलाओ। Okay. So in 2021, you guys thought कि let's start hedge it. करेक्ट। So अगर एक सेंटेंस में समझना हो या एकदम लेमैन को समझना हो, what hedge it do? तो यार हम लोग पीपल हु हैव डिजिटल एसेट्स एंड आर नॉट अर्निंग yields, Okay. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंडम इस प्रोटोकॉल में डाल के यील्ड वो रिस्क नहीं, बट अपने अपने अकाउंट के अंदर ही हमें कोई Okay. यील्ड दे दे सेल्फ कस्टोडियल मैनर में, तो दैट इज हेज इट कम्स इन। इफ पीपल Okay. हैव USDT, they don't want to keep the USDT outside their account, we can help them generate yields inside their account, क्योंकि हम अपनी अच्छा। ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स ऑन कर देते हैं। if people have Bitcoin, Okay. they want yields in Bitcoin, तो we can do that again, we turn our trading algorithms on, जो प्रॉफिट बनते हैं उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करते रहते हैं। Okay. तो हम सोलाना पे भी ये काम कर रहे हैं कि मतलब यील्ड ऑन सोलाना, इन सोलाना, ऑल्ट कॉइन्स के मिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि कोई भी ऑल्ट कॉइन मिक्स हो आपको यील्ड दिलवा देंगे। और अब धीरे धीरे हम डीफाई पे भी वॉल्ट्स खड़े कर रहे हैं अपने, Okay. बिकॉज द आइडिया इज़ कि तो जब हमने हेजिट शुरू किया था और क्योंकि मैं काफ़ी डीफाई वाले लाइन से आया हूँ, मुझे लगता है यार अपना क्रिप्टो अपने पास रखना चाहिए कि यू शुड नॉट गिव इट टू समबडी, जाओ तुम रिटर्न बनाओ। ऐसा लोग सोचते नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंस में क्या होता है वो पैसा दे देते हैं। हाँ। है ना। और वो कहते हैं ना क्रिप्टो में, नॉट योर की नॉट योर मनी। हाँ, नॉट योर की नॉट योर, करेक्ट। अब ये लोगों ट्रेडिशनल लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके लिए तो रेगुलर चीज रही है कि बैंक को दे दो, स्टॉक ब्रोकर को दे दो, Correct. पैसा वहां पे है। करेक्ट। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि वहां पे आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि पूरी गवर्नमेंट की लीगल मशीनरी है ना। बैंक का आप बोल सकते हो कि तूने गायब किया, तू भरपाई कर, और बैंक भरपाई करेगा। बट अगर आपका बिटकॉइन आपने किसी को दिया है और वो ऑन चेन वहां से ट्रांसफर हो गया वो कुछ कर लो वापस नहीं आ सकता। यस। और किसी को अकाउंटेबल आप रख भी नहीं पाओगे। रख भी नहीं होगा यार अल्टीमेटली बैंक में भी मानो कि कोई बैंक क्रैश हो गया और वो बोलते हैं कि आप दिन का 5,000 ही उठा पाओगे, भले आपके अकाउंट में करोड़ रुपया है तो भी आपके पास ओनरशिप नहीं रहती। बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड कि भाई करेक्ट।
अपनी कस्टडी खुद के पास ही हो। करेक्ट करेक्ट। सो हेजिट में यूएसडीटी हो तो उस पे भी जनरेट द यील्ड्स, हाँ करेक्ट। वो ट्रेड करके कि फिर ऐसे डिफाई प्रोटोकॉल्स के एंगेज करके, किस तरह से? सो यार देखो, होता क्या है कि हम बोलते हैं अगर आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, तो ठीक मैं है। ऐसा भी नहीं उसको उठा के किसी डीफाई प्रोटोकॉल पे डालूंगा, ऐसा नहीं ओके करता। ओके राइट, तो जैसे तो जो हमारा क्लासिकल मॉडल है इसको ट्रेडिशनल फाइनेंस में इसको मैनेज्ड अकाउंट बोलते हैं कि ओके यक्ष के पास एक अकाउंट है, आपके मान लो बाइनेंस पे आपका अकाउंट है, बाइनेंस बोलता है हम कितने भी आप सब अकाउंट खुलवा देंगे आपके लिए, तो आप अपना एक सब अकाउंट खोलो, है ना। अब इस सब अकाउंट में फीचर क्या होता है कि इससे पैसा सिर्फ मेन अकाउंट में ही जा सकता है वापस, इट कैन नॉट गो एनीवेयर। ये बाइनेंस ने, बायबिट ने, ओकेक्स ने, ये रिस्ट्रिक्शन उनके लेवल पे है। यस राइट, तो व्हाट हेजिट सेज यार कि यक्ष एक काम करो, यू वांट यील्ड्स, सब अकाउंट खोलो, अपना यूएसडीटी वहां डाल दो और मेरे को बस ट्रेडिंग परमिशन दे दो, ओके बिकॉज आई कैन नेवर टेक द मनी आउट, है ना। यू आर कॉन्फिडेंट कि इट कैन नॉट गो आउट, राइट। आई डोंट इवन सी व्हाट इज देयर इन योर मेन अकाउंट कि मुझे नहीं देखना है ना, और आपको दिखाना भी नहीं चाहिए, सही है। राइट। अब इसी के अंदर मैं सिंपल आर्बिट्राज प्लेस ऑन कर सकता हूँ, ओके है ना। तो हम आप ही के अकाउंट के अंदर हमने आर्बिट्राज प्लेस ऑन करे, उसकी जो भी आपको यील्ड है वो आपको हर महीने या जो भी दिन दिन पे मिलती रहती है, ओके है ना। महीने के अंत पे हम बोलते हैं क्लाइंट्स को, देखो हमने इतनी परफॉर्मेंस बना दी है, हमने एग्रीमेंट किया था, इतना हमारा शेयर है, प्लीज हमें इनवॉइस दे दो, वो हमें इनवॉइस पे कर देते हैं, और हमारा स्ट्रैटेजी तो चल ही रही है एनी विच वेज। तो ये अभी हम कोई एंड यूजर है मेरे जैसा और मुझे करना हो तो कर सकते हैं, कि अभी इंस्टीट्यूशन लेवल पे कर रहे हैं अपन? यार अभी हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही कर रहे हैं इसको, ओके क्योंकि द रीजन इज रेगुलेटरी वाइज इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, स्पेशली बिकॉज रेगुलेशन भी यार यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो जैसे हम दुबई के क्लाइंट्स को भी यूजली नहीं टच करते हैं, बिकॉज क्योंकि आर कंपनी इज ऑल्सो बेस्ड इन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, तो दैट इज द कंपनी दैट डज इट। ओके एंड अभी क्या है कि ग्लोबली द रेगुलेटरी लैंडस्केप इज चेंजिंग, है ना। तो जब तक Okay. चेंज हो रहा है तब आप कैसे बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे। बट अभी हमारी चीज़ें चल रही है कि हमारा वी आर ऑल्सो लुकिंग एट कि डीफाई साइट पे आप डीफाई वॉल्स खोल सकते हो, ओके सो दैट पीपल एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ रिटेल साइट, कोई भी हो, तो वो डीफाई वॉल्स हमारा लगा सके। सो हेजिट ने सबसे पहले पार्टनरशिप करी बाइनेंस के साथ, फिर अभी रिसेंटली बायबिट के साथ यू गाइस अनाउंस, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वर्ल्ड के ऑलमोस्ट टॉप 2 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ? हाउ यू क्रैक्ड इट, उन तक कैसे पहुंचे, क्या कैसे रहा? तो एक्चुअली हमारा जो पहला पार्टनरशिप जो टॉप टियर एक्सचेंज हो रहा वो एक्चुअली डेरिवेट था, ओके कि ऑप्शन साइड पे, बिकॉज मेरे और जो हमारी टीम है, हमारी ऑप्शन एक्सपर्टीज काफ़ी है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओके अर्लियर। तो पहले हमारा डेरिवेट के साथ हुआ, इनफैक्ट डेरिवेट की मैनेज्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स में उनकी वेबसाइट पे हमारा नाम बैठा हुआ है, और अच्छा। उनके हाँ अरे क्रैकन और जेमिनाई के बीच में लोगो बैठा हुआ है वहाँ पे, तो अल्फाबेटिकल है ना इसलिए। तो तो बेसिकली दैट वाज आवर फर्स्ट दिस थिंग, एंड देन बाइनेंस वाज स्टार्टिंग इट्स बाइनेंस वेल्थ प्रोग्राम की इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, एंड तब तक हमारी इंस्टीट्यूशनल्स आर्म लॉन्च हो चुकी थी कि हम बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस को ही हम डील करेंगे और एईएम के, तो इट वाज अ विन विन फॉर बोथ बाइनेंस एंड अस। ओके क्योंकि बाइनेंस का क्या है, बाइनेंस बोलता है कि यार कि आपके पास सर बहुत लेट्स से ट्रेडिशनल के पास यू हैव लॉट ऑफ नेटवर्थ, सम ऑफ इट शुड बी इन बिटकॉइन, पर वो ट्रेडिशनल वाले लोग हैं वो बोलते हैं यार मैं लेता हूँ, इंटरेस्ट कौन देगा मेरे को, क्योंकि ट्रेडिशनल वालों को इंटरेस्ट चाहिए, हम बस डीफाई वाले लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें कोई खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे या ऐसी कैसी रख लेंगे, है ना। बट हाँ। ट्रेडिशनल सबको चाहिए इंटरेस्ट, तो विच इज वेयर बाइनेंस सेज कि आप आओ हमारे पास है फंड मैनेजर्स, ओके which is where Hedgeit comes in. Then and then Gopal say you've been chatting. Gopal is a great person who is like very well connected into the ecosystem. Where so once we had by and Chirag also who you might have spoken with. तो पहले Binance हुआ, then we said let's also expand because some clients were coming to us. They say यार we have accounts on Bybit and we have accounts on OKX. Okay. So we need to expand there also. Then Bybit and OKX also came along. अच्छा है ना। तो यार हमारा आइडिया यही है यार कि देखो हमें ये दिखता है कि देयर आर सेफ वेज टू एक्सट्रैक्ट यील्ड, है ना, बट इवन देन लोग बोलते रहते हैं यार कि नहीं ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो हमारा एक ये हमारी तरफ से ये है कि हमें दिखता है कि यार यहाँ पे आपको यील्ड मिल रही है, यार आपकी सेफ्टी दे देंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा,
है ना. Yes. एंड दैट इज व्हाट दिस बिजनेस हैज बीन बिल्ट अराउंड, कि आप ही के अकाउंट के अंदर हम आपको यील्ड दे देंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कोई मेरा पैसा लेके भाग गया, True. जो क्रिप्टो में होता है. हाँ, है ना, मतलब that is our core कस्टडी basically. आपके पास ही है, मतलब पैसा आप ही के पास है, खाली हम आप एपीआई एक्सेस दे दो हमें. करेक्ट. मतलब मैं बस ट्रेडिंग कर सकता हूँ अकाउंट के अंदर, मैं निकाल नहीं सकता उसको. विड्रॉल परमिशंस नहीं होती है. नहीं होती है. कूल. अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे दिखा रहे थे कि वो वार्निंग्स चैट वाली जो हाँ. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज अ ट्रेडिंग, यू ऑल्सो डू ट्रेडिंग ऑन योर ओन. तो ट्रेडर्स का मेंटल हेल्थ थोड़ा वो है ना, बहुत अप एंड डाउन रहता है. मतलब कभी एकदम डोपामिन रिलीज होता है, कभी एकदम सैड, मतलब जो ट्रेड नहीं गिरी. तो मेंटल हेल्थ कैसे एक ट्रेडर मेंटेन कर सकता है? यू हैव एनी थियरी या आपने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ होगा ये? यार हर एक की अलग अलग है यार. कोई है जो घंटों घंटों गाने सुनता है, अच्छा. है ना. कोई है जो भागने निकल जाता है, वो तब तक भागना बंद नहीं करता जब तक वो शांत नहीं हो जाता. आपका क्या है? मेरा मेडिटेशन है यार. अरे. मैंने मेडिटेशन शुरू कर ली थी, तो मेरे को रोज वो 1 घंटा जो आधा घंटा सवेरे मेरा निकलता है, हाँ. वो सब मेरे को रोज रीसेट कर देता है. तो मेरा वो है. क्या है? मेडिटेशन रियली हेल्प्स. मतलब मैं पर्सनली करता हूँ तो लाइफ में मेंटली एक रीसेट मेडिटेशन बहुत अच्छे से दे देता है. सो हेजिट के अलावा यू पर्सनली स्टिल यू ट्रेड? हाँ, आई डू. बट तो जैसे ये भी होता है कि मतलब एवरी ट्रेडर हैज हिज ओन स्टाइल, राइट. ट्रू. तो माई स्टाइल इज यूजली मोर ऑफ एक बार क्रैश हो गया है उसके बाद हम घुसना शुरू करेंगे स्टाइल. अच्छा. तो जैसे अभी आज की डेट पे अगर हम क्रिप्टो की जो 4 ईयर साइकिल रहती है ना, इस बार 4 ईयर साइकिल है या नहीं किसे पता ही नहीं चल रहा है. हाँ, नहीं पता चल रहा है. बट अगर तो मेरा स्टाइल यूजली ये रहा है कि आई एंटर जब क्रैश हो चुका हो, क्योंकि तब मेरे को लगता है रिस्क एकदम खत्म ही हो गया है लगभग. अब यहाँ से और कहाँ नीचे जाएगा. सही है ना. अब जब ऊपर आ जाती है मार्केट, और जब जनरली लोग बोल रहे थे अरे वाह बिटकॉइन यहाँ पे 200K 400K 500K, वहाँ मेरे को रिस्क दिखता है. ओके. तो आज की डेट पे जैसे मैं बोलता हूँ यार कि अपने पास ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा न्यूट्रल टाइप्स या लॉन्ग शॉर्ट दोनों. तो फिर मुझे लगता है यार अभी इसमें आ जाना चाहिए. ओके. है ना. बेसिकली क्या है कि तो मेरी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि हमारे पास देखो डॉलर स्ट्रैटेजीज हैं, बिटकॉइन स्ट्रैटेजीज है ना. तो फिलॉसफी बड़ी सिंपल है. जब मार्केट ऊपर जा रही है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तो द नेटवर्थ शुड बी इन बिटकॉइन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि वो बिटकॉइन में बैठा और बिटकॉइन में यील्ड कमा रहा है. बल्ले बल्ले. नंबर ऑफ डॉलर्स अपने आप ध्यान रख लेंगे अपना. जब टॉपिश हो जाएगा देन द नेटवर्थ शुड बी इन डॉलर स्ट्रैटेजीज, डॉलर यील्ड कमा रहे हैं, नंबर ऑफ बिटकॉइन विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. ट्रू. कि जब गिर रही है मार्केट, नंबर ऑफ बिटकॉइन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. सही है. तो अभी मैं उस फेज में हूँ विच इज कि यार मेरे को बिटकॉइन से ज्यादा अभी डॉलर में ज्यादा दिख रहा है. अच्छा. क्योंकि मतलब इट्स मोर ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग एल्स. इट्स मोर ऑफ, ये मेरा स्टाइल है. मतलब दिस इज व्हाट, अगर मैं कुछ और करने लगूंगा ना तो फिर मुझे ज्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी कि मुझे टेंशन होगी कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं है ना. मतलब ये मेरा प्रूवन थियरी है आपके पास आपकी, तो फिर क्यों ही कुछ अलग ट्राई करें. ऐसा भी होता है यार कि ऐसा समझो कि अगर मैं राहुल द्रविड़ को बोलूंगा ना वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करो, तो वो ना राहुल द्रविड़ रहेंगे ना वीरेंद्र सहवाग रहेंगे. सेम विद वीरेंद्र सहवाग, राइट. दिस ऑल्सो हैपन्स विद ट्रेडर्स. अब जैसे मैं हूँ और मेरा को फाउंडर है, दोनों हमने कमोडिटीज में ही करे हैं, ऑप्शंस ही करा है, सब ये करा है. बट उसका और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल एकदम ऑपोजिट है. ओके. सो माई स्टाइल इज कि गेट इन अर्ली एंड देन होल्ड, लंबे टाइम तक होल्ड करना, क्योंकि दैट इज माई स्टाइल. हिज स्टाइल इज ऊपर जा रही है, थोड़ा सा निकाल लो, थोड़ी नीचे थोड़ा सा निकाल लो. ही इज मोर एक्टिव, मोर एजाइल. मेरा ये है यार, डाल के एक डाइवर्सिफाइड बास्केट लगाओ, कोई एक तो मारेगा लॉटरी, और यूजली 4-5 लॉटरी मार देंगे तो बल्ले बल्ले. वो मेरा स्टाइल है. अभिषेक के स्टाइल से मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे स्टाइल से अभिषेक ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरात्मा बोलने लगी कुछ गलत कर रहे हो भाई, कुछ अलग ही हो रहा है. कुछ अलग ही हो रहा है ना. तो अब क्या है कि सो एवरी ट्रेडर, जितना आप ट्रेडिंग करते हो, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि यार कि आपके स्विचेस, रेड लाइंस कहाँ है. जब आपको पता चलेगा यार ये मेरी रेड लाइन है, तो फिर आप बोलते हो इसके पास मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कितना भी मेरे को अट्रैक्टिव दिख रहा हो. मुझे पता है यार कभी ना कभी तो टेंशन आएगी मेरे को, तो मेरे को नहीं जाना यहाँ पे. ओके. है ना. सो जैसे राइट नाउ आई हैव मूव्ड इनटू मोर डॉलर बेस्ड systems. अच्छा. But Abhishek is still running long this, क्योंकि he knows he can be agile, he knows he can get out when things go wrong. I'm not, मतलब that is not my style, so I'm already preparing in advance. सही है. मतलब
पेटर्न फॉलो करना, राहुल द्रविड़ रहे, वीरेंद्र सहवाग रहे तो मजा आएगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। ऐसे मैं वेट कर रहा हूँ जब भी वो डाउन टर्न आएगा या कभी बड़े डिप्स आते हैं, दैट इज व्हेन आई गेट इन। ट्रू है ना, तो दैट इज माई स्टाइल, मेरे को वो समझ में आता है तो मैं वो करता हूँ। तो जैसे 2019 में इथेरियम क्रैश पे आपने उठाए थे, तो अभी क्रिप्टो अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो टॉप 3 पिक्स कौन से हैं आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में? या देखो, टॉप 3 पिक्स तो बिटकॉइन और ईथर ये तो रहते ही हैं, एंड देन यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज कि सुलाना वुलाना कोई ये जो टॉप 3-4 है वही रहते हैं यूजुअली। अब होता क्या है कि समटाइम्स कोई ऑल्ट कॉइन लॉटरी मार देगा तो ऊपर आ जाता है। ओके, राइट, लाइक फॉर दिस साइकिल एरोड्रोम वाज वन ऑफ माय वेरी गुड बेट्स। ओके, तो कुछ मैंने लगाया था, बट फिर देन एरोड्रोम 3 सेंट से निकल के ऊपर भाग गया। अच्छा, तो वो ऊपर आ जाता है, बट फिर आप उसको रीबैलेंस कर लो, है ना। सो ऐसे टोकन्स कैसे ढूंढते हो? एरोट्रम, हाउ यू फाउंड इट? या तो अगेन, सो डिफरेंट ट्रेडर्स कम अप विद डिफरेंट थीसिस। अब जैसे मेरी एक डीफाई साइड से आता हूँ, फाइनेंस अच्छा लगता है, मेरे पहली अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स की थी, तो आप समझ लो मेरा लगाव हो गया फाइनेंशियल प्रोजेक्ट से। तो मेरा दिमाग वो सोच रहा था इनमें कैसे ढूंढो, इनको जल्दी ढूंढो। तो एक मेरी थियरी है कि यार, चाहे मान लो कोई देश है, देश की इकोनॉमी कब बढ़ती है? जब उसके पास एक अच्छा फाइनेंशियल सेंटर है, ट्रू, स्टॉक एक्सचेंज है, लोग इधर उधर कर रहे हैं, राइट। मतलब या मंडी है, छोटे गांव में भी मंडी चाहिए, जिस गांव में मंडी नहीं है उस गांव की इकोनॉमी नहीं बढ़ती, है ना। अब यही लॉजिक अगर मैं लाऊं, यार ब्लॉकचेन है, ठीक है, इकोसिस्टम बन रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट जब तक उसमें मंडी नहीं बनेगी तब तक एसेट यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। ट्रू। अब मंडी कौन है? डेक्स, है ना। मेरे को USDT से प्रोजेक्ट ए खरीदना है, प्रोजेक्ट ए बेच के प्रोजेक्ट बी खरीदना है, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी में एयर ड्रॉप मिल रहा है, उसको बेच के USDT खरीदना है। जब तक मेरी मंडी नहीं है, वो इकोसिस्टम ग्रो ही नहीं कर सकता। ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स को भी समझ में आता है। तो जब कोई नई चेन लॉन्च करता है, सबसे पहले होता है यार कि हमें डेक्स अच्छा एक डेक्स होना चाहिए। यस, राइट, क्योंकि उनको मंडी चाहिए। तो मेरे को ये मेरी मंडी थ्योरी है कि यार, हर कोई भी कॉइन आ रहा है, कोई भी चेन आ रहा है, उसकी मंडी में अपने को होना चाहिए। ओके, राइट। तो जैसे जब कॉइन बेस आ रहा था, इसका एक तो मैं हिस्ट्री देखता हूँ, इसका एग्जैक्ट पैरेलल क्या था? BNB आया था पिछले साइकिल में, है ना, बाइनेंस चेन आई थी, और उसमें उसकी मंडी क्या थी? पैनकेक स्वैप बन गई थी। तो हमने बोला अगर कॉइन बेस आ रहा है, उसको भी इकोसिस्टम ग्रो करना है, पंप करेगा पैसा अंदर, किसी तो मंडी में जाएगा, राइट। तो जो भी डेक्स TVL देखते रहा था मैं कॉन्स्टेंटली, कि पहले कोई एक बेस स्वैप करके एक डेक्स था, वो था, जब तक वो हाईएस्ट TVL था तो मैंने मेरे कॉइन्स उसमें बैठे हुए थे। फिर धीरे धीरे कोई और एरोड्रोम स्टार्टेड ओवरटेकिंग इट इन वॉल्यूम्स, इन TVL एंड इन वॉल्यूम्स। जैसे ही वो हुआ तो मैंने आधा बेस स्वैप से निकाल के एरोड्रोम में डाल दिया। एरोड्रोम थोड़ा और ऊपर गया, इट बिकेम वेरी क्लियर कि एरोड्रोम इज द विनर, क्योंकि वो वैसे भी बेस आपका ऑप्टिमिस्टिक इकोसिस्टम पे बना था और वेलोड्रोम ऑप्टिमिज्म पे चल ही रहा था। तो इट बिकेम वेरी क्लियर कि एरोड्रोम ये है। तो दैट इज व्हेन आई सेड कि ठीक है, अब ये मंडी हमारी लॉक हो गई। ओके, है ना। DeFi लामा पे देखते रहो, मंडी बदल तो नहीं रही। अगर बदल रहे तो हम भी बदल जाएंगे यार, स्विच ऑन कर लेंगे। हाँ, सही है। तो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू फॉर ऑल द बिग चेंज। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो से यार कि हर कंट्री, हर ब्लॉकचेन में एक मीम कॉइन भी जरूरी है ना। हर देश में एक जोकर होना चाहिए। तो लॉट ऑफ पीपल से यार कि इस चेन का मीम कॉइन कौन बनने वाला है, हम वो खरीदेंगे, वो पकड़ेंगे जो टॉप मीम बनेगा, जो टॉप मीम बनेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसे यू शॉर्टलिस्ट द टोकन्स और फिर यू कीप ऑन वाचिंग देम। हाँ, तो ये जो मैं 1-on-1 बोल रहा था ना, बेसिक्स, अब ये कितना बेसिक चीज है, हाँ, है ना। तो मैं इसी बेसिक्स वाले गेम में ही रहता हूँ कि मेरे को ये समझ में आता है कि क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग। एक रैपिड फायर करते हैं, आइदर यू कैन रिस्पॉन्ड इन वर्ड, सेंटेंस, जिस तरह से आप बताना चाहो। सो सबसे पहला है, बिटकॉइन या इथेरियम अगर एक ही रखना हो लाइफ टाइम के लिए तो क्या रखूंगा? यार इथेरियम रखूंगा मैं। इसमें एक छोटा वे देता हूँ कि नथिंग अगेंस्ट बिटकॉइन, फॉर मी बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड एंड इथेरियम इज लाइक वॉल स्ट्रीट। इथेरियम इज द नेटवर्क जहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन, धंधा और वो बनेगा, एंड बिटकॉइन इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। तो अगर मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा है कि गोल्ड लोगे कि वॉल स्ट्रीट लोगे, है ना। तो अगर एक ही लेना होगा मैं वॉल स्ट्रीट लूंगा, ओके, बट कायदे से दोनों लूंगा मैं। फेयर इनफ।
ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, आपको पर्सनली क्या ज्यादा पसंद आता है? इन्वेस्टिंग यार, ये वॉरेन बुफे टाइप है, धीरे धीरे निकाल लेंगे। हेजिंग या स्केलिंग, विच एक्साइट्स यू मोर? स्कैल्पिंग, सॉरी। मतलब दोनों मैं नहीं करता। Hedge it. Hedge it. ट्रेडिशनल फाइनेंस से क्रिप्टो फाइनेंस कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग है? ट्रेडिशनल ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप एक लेवल के ऊपर जाने चाहो तो बहुत कंपटीशन है। ओके, हाँ, क्रिप्टो में अभी खुला है। अभी खुला है, मतलब वहां पे 50-100 साल से लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ट्रेडिशनल दिग्गज बैठे हुए हैं। यस यस। फाइनेंस 101 का एक गोल्डन रूल जो हर बंदे को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट डाई। अगर कल आपको एक और स्टार्टअप शुरू करना हो तो कौन से सेक्टर में करोगे? यार, it has to be DeFi. Has to be DeFi. I think DeFi is going to be. Sorry, I'm just is rapid fire पर थोड़ा That's कर रहा fine, हूँ, that's but fine. when Ethereum started, right? The promise of Ethereum was कि यार दुनिया का इकोनॉमी का जो इंफ्रा लेयर है ना, इथीरियम वो बन रहा है कि ओपन सोर्स सिस्टम है, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। दैट वाज द प्रॉमिस कि जो स्विफ्ट नेटवर्क जो है ना, इथीरियम उसको रिप्लेस करेगा। उसको रिप्लेस कर देगा। आपकी बिजनेसेस इथीरियम पे रन करेंगे, ओपन सोर्स है तो सबसे सस्ता होगा ऑपरेट करने का। मेरे को वो प्रॉमिस आता दिख रहा है। आपके जो रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशंस आ रहे हैं, आपका डीपिन इकोसिस्टम आ गया, ये सब आपके ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, राइट? एंड चाहे इट डजंट हैव टू बी इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, जो भी हो गया, जो आपकी लेयर वंस हैं, टॉप लेयर वंस है, बट मेरे को वो प्रॉमिस आता दिख रहा है। ओके, कि ये 6-8 साल पहले जो बात करते थे, अब मुझे आता दिख थोड़ा मतलब रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट दिख रही है अब। बिल्कुल। टोकनाइजेशन देख लो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सब आ रहा है। क्रेजी भाई। टोकनाइजेशन, स्टॉक्स के टोकनाइजेशन से ये एक हो गया ना कि यू कैन हैव अ ग्लोबल लिक्विडिटी। यस, मतलब वो ग्लोबल मार्केट ओपन हो रहा है। सो पहले ऐसा होता था कि इंडिया में, अफ्रीका में बैठे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल था या बहुत मुश्किल था। करेक्ट। अभी बिकम इजी। हमारे लिए फंड मैनेजर के लिए भी आसान है यार, बिकॉज फंड मैनेजर क्या देखता है, अगर आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ, तो मैं थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा बिटकॉइन उसमें मिला हूँ किसी प्रपोजन में, मात्रा में, तो मैं आपको बेटर रिटर्न दे सकता हूँ और ज़्यादा स्टेबिलिटी भी दे सकता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी गोल्ड से आएगी, एक्स्ट्रा रिटर्न बिटकॉइन से आएंगे, और जो आपका मान लो S&P था या निफ्टी था, वो तो दे ही रहा है आपको रिटर्न। तो एज अ फंड मैनेजर हमारे लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कि वी कैन क्यूरेट लॉट ऑफ इंटरेस्ट। स्कोप बढ़ गया आपके लिए। स्कोप बढ़ गया। ट्रू। बेस्ट बुक अ फाइनेंस और क्रिप्टो पर्सन मस्ट रीड अदर देन फाइनेंस 101? एक रिच डैड पुअर डैड करके एक किताब है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। रॉबर्ट कियोसाकी। हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। वेब3 में सबसे इंस्पायरिंग फाउंडर आपके लिए कौन है? यार वितालिक है यार। वितालिक। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव रिटेन्ड दैट इमेज, राइट? वेरी फ्यू फाउंडर्स वुड हैव दैट इमेज जो आज उसकी है, और वो इतने साल से बैठा है। कॉफी या चाय? कॉफी या चाय? चाय। चाय। सबसे बड़ा फाइनेंस लेसन जो आपने खुद के लॉस से सीखा है? पहला दिन जब मेरा कंपनी का था, तो मेरा बॉस छुट्टी पे गया था, एंड आई वाज लाइक, ही टोल्ड मी, ये तू भाई, तू मेरा जूनियर है, यू आर द ट्रेडर ऑन द बुक। ओके। तो और वो मेरा पहला दिन था कंपनी में। अच्छा। हाँ, उसने बोला कि जो तेरे सामने साइड में सीनियर ट्रेडर बैठा है, उससे गाइडेंस लेते रहना, और जो वो बोले बस वही करना। ठीक है। तो जो उसने बोला मैंने वही किया, टू द डॉट, टू द पॉइंट, कि वो वेरीफाई भी कर रहे हैं सीनियर ट्रेडर मेरे साथ में, और ये इसके साथ कॉल पे भी हूँ मैं, सब कुछ सही किया। ठीक है, ऑफ कोर्स उसके बाद बड़ी पोजीशन थी एंड मार्केट वाज मूविंग ऑन दैट डे। मैं आई डिड एवरीथिंग जो अपने को सब करना, सब किया था। उस दिन का उसकी किताब पे लॉस, मतलब ट्रेडर की किताब पे, हमारी किताब पे लॉस था -$1 मिलियन। तो मैंने बोला भाई, पहला दिन मेरा ट्रेडिंग का, अपन ने एकदम सब किया, जो सब काम किया, एंड द लॉस इज -$1 मिलियन। एंड ये वाला बोथ द सीनियर ट्रेडर्स दुखी है, थोड़ा लॉस हो गया, बट ठीक है, दैट इज हाउ द गेम इज प्लेड। क्योंकि यू हैव टू हैव रिस्क मैनेजमेंट रूल्स इन प्लेस। आपको कुछ लिमिट दे रखी है, तो कभी कभी आप आउट भी हो गए, कभी कभी वो भी हो गए, ठीक है, वापस बना लेंगे रन। अच्छा। तो मतलब इट वाज अ वेरी, बहुत ही सारे फैसेट्स आए इस पे, कि मतलब आप चीज़ें सही करोगे फिर भी मार्केट आपके खिलाफ जा सकती है,
है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पोजीशन क्लोज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अच्छा। बट मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है तो कैसे क्लोज करोगे? तो आपको लिक्विडिटी भी देखना है और रिटर्न भी इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, बहुत सारी चीजें रहती है, राइट? तो इट वाज अ वेरी वेल राउंडेड केस स्टडी फॉर मी, जो मेरे साथ ही हो गई थी राइट ऑन डे वन। पर कैसा माइंडसेट, समझो आप जॉब का फर्स्ट डे है, जो है आप फॉलो भी कर रहे हो और 1 मिलियन माइनस दिख रहा है यार मुझे तो पता भी नहीं था -1 मिलियन नंबर एक्सेल में कौन सी सेल पे दिख रहा है, क्योंकि मैं तो वही कर रहा था जो मेरे को बोला जा रहा था। अगले दिन मुझे मेरे बॉस ने बोला $1 मिलियन का लॉस क्यों हुआ? मैंने बोला $1 मिलियन का लॉस हुआ? तो तेरे को पता ही नहीं कितना लॉस हुआ। बोले यार डे वन पे था क्या है, बट वो लर्निंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ओके। एलोन मस्क या वॉरेन बफेट, किसके साथ डिनर करना पसंद करोगे? यार बफे, यार बफे। यार अगेन इतना लंबे समय तक वो इमेज और रिकॉर्ड बनाना बहुत मुश्किल है। ओके। बहुत मुश्किल है। और वॉरेन बफे ने जो दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग सिंस 16 ईयर, पर जो एसेट कमाई है लास्ट 10 साल में सबसे ज़्यादा कमाई है ना, 40-50 साल तो उसी में गया उनका। हेजिट के लिए 5 साल के बाद का एक बोल्ड प्रिडिक्शन, वेयर यू सी हेजिट इन नेक्स्ट 5 years? यार टॉप टियर एसेट मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल एसेट्स, ओके। क्रॉस एसेट चीज। अगर आपको अपनी लाइफ को एक वर्ड में बताना हो तो व्हाट विल बी दैट वर्ड? लकी। क्यों लकी? यार आई हैव नॉट प्लान्ड फॉर थिंग्स कि ये होना है या ये करना है या ये करना है। चीज़ें आती गई, मैं करता गया, आती गई मैं करता गया, आती गई मैं करता गया। बट वही वो आपका एक है ना कि करते गए, हाँ। पीपल रिजेक्ट्स, तो वो एक आपका पॉजिटिव अप्रोच है कि जो आया यू ग्रास्प इट, यू लर्न एंड यू जंप्ड इनटू इट। करेक्ट। देखो कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी ना, आपके पास 2 ऑप्शन ही होता है। एक ऑप्शन होता है कि आप स्थिर रहोगे, ऊंचा देखोगे कहाँ जाना है, दिशा सेलेक्ट करोगे, तब आपको भागना नहीं है क्योंकि तब आप दिशा सेलेक्ट कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है, आप दिशा सेलेक्ट कर चुके हो, आप कंधे नीचे करो और अब भाग रहे हो। आप सोच नहीं रहे मुझे कहाँ भागना है, कि आप कर चुके हो, बस अब तो भागना है। अब भागना है। अगर आप ऑन ऑफ करते रहोगे तो ना दिशा सही रहेगी ना भाग पाओगे। तो मेरी ये फिलॉसफी है, जब दिशा सेलेक्ट कर रहे हो तो शांति से बैठ के दिशा लेंगे, और एक बार शुरू कर दी तो फिर तो शुरू है। परफेक्ट, ऑसम। तो यहाँ पे रैपिड फायर क्लोज करते हैं। आप न्यूयॉर्क रहे हो, सिंगापुर रहे हो, दुबई रहे हो, इंडिया रहे हो, तो ये जो न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दुबई, दीज आर द टॉप टियर सिटीज इन वर्ल्ड, तो कौन सा कंट्री आपको ज़्यादा पसंद आया या रहने के लिए, विच यू विल प्रीफर एंड व्हाई? यार दुबई, यार दुबई। अच्छा। सिंगापुर भी बहुत अच्छा है। दुबई फील्स मोर लाइक इंडिया। यूएस की नेचुरल ब्यूटी फिनोमिनल है, बट यूएस के साथ ये है कि अगर आप यूएस में रह रहे हो तो फिर यार इंडिया को भूल जाओ। अच्छा। मतलब आपके घंटे इतने डिफरेंट है कि आप पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, हाँ। कजन वजन से बात तो छोड़ ही दो, है ना। तो दुबई अच्छा बैलेंस है यार, अच्छा बैलेंस है। 2.5 घंटे में फ्लाई करना हो तो कर लो। हाँ। दुबई और सिंगापुर में एक ही डिफरेंस ये है कि सिंगापुर में गाड़ी लेना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। अरे सिंगापुर में गाड़ी इनसेन एक्सपेंसिव होती है। तो होता क्या है वहाँ पे कि जो आरसी होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन गाड़ी के, उन पे ऑक्शन होता है। क्योंकि वो बोलते हैं यार हमारे पास इतने किलोमीटर के रोड हैं, तो इतने किलोमीटर रोड पे इतनी गाड़ियाँ एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो आरसी का ऑक्शन होता है। तो मतलब गाड़ी का दाम गाड़ी के दाम से ज़्यादा आरसी का दाम हो जाता है कई बार। तो यूजुअली वहाँ पे गाड़ी अगर आप लेते हो तो एक तो बहुत ऊंची पोस्ट जगह पहुँचो तो लोगे, उसके बाद फिर अगेन जहाँ आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो वहाँ पार्किंग वार्किंग के कुछ तो झमेले निकलेंगे उधर पे। ओके। तो दुबई में क्या है कि मतलब वहाँ सिंगापुर में मेरा एक दोस्त गया था, वो बोलता है यार कि सिंगापुर में सैलरी तो अच्छी मिल रही है पर लेकिन फीलिंग नहीं आ रही कि सैलरी मिल रही है। तो दुबई इज अ वेरी गुड बैलेंस, वेरी गुड बैलेंस। एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी और इकोसिस्टम, सिंगापुर इज स्टिल अहेड ऑफ दुबई, और दुबई हैज मैच्ड द सिंगापुर लेवल? I think Singapore is still ahead right now. My Okay. sense is that because they still do a lot of, वहाँ पे फाइनेंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बट दुबई भी कैचअप कर रहा है। ये जो अभी ADGM में पुश आया है या DFC का पुश आया है, ये बहुत मतलब आपके बहुत सारे फॉरेन हेज फंड्स, ट्रेडिंग हाउसेस, प्रॉप शॉप्स रिलोकेट कर रहे हैं अबू धाबी में। ओके।
बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे। मतलब यूएस छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं कि यूएस के अंदर आपकी खूब सारी अनसर्टेनिटीज आ गई हैं। इट इज़ चीज़ें मुश्किल ही हो रही है वहाँ पे, लोग को अपना धंधा चलाने के लिए आसान तो हो नहीं रही। So people are moving out or finding a good regulatory stable countries. बिल्कुल बिल्कुल। रैपिड फायर के टाइम पे आपने कॉन्टेक्स्ट बताया कि बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड एंड इथेरियम इज लाइक वॉल स्ट्रीट। इस पे थोड़ा डिटेल में बताओ कि व्हाट्स द Okay. थियरी बिहाइंड दिस, वॉल स्ट्रीट कैसे और क्यों? तो बिटकॉइन और गोल्ड का तो अपन डिस्कस कर हाँ, चुके हैं, राइट? दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, नो Yes, डाउट, नो yes. टू वेज अबाउट इट। इथेरियम की कुछ इंटरेस्टिंग बातें करता हूँ, मतलब लोगों को पता भी नहीं कि ये ऐसे होता है या नहीं होता है। जैसे मैं अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस वाला लोग को मेरे को बोलता है ना, यार ये क्रिप्टो विप्टो क्या है ये चीज़, है ना? तो मैं बोलता हूँ, तो मैं बताता हूँ इथेरियम में 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो होती है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में ना तुम्हें दिखती ही नहीं है। अच्छा। एक ये है कि अगर आवे प्रोटोकॉल है अपना इथेरियम पे, राइट? इस पे एक फ्लैश लोन करके एक चीज़ है। फ्लैश लोन क्या बोलता है? कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा लोन लेना है लोन निकाल लो, जो आर्बिट्राज मारना है आर्बिट्राज मार दो, और मेरे को इसी ब्लॉक के अंदर वापस रीपे कर देना। सो बेसिकली फॉर अ छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए इनफाइनाइट लोन मिल जाता है आपको, जीरो कोलैटरल दिए हुए। और आवे पे आज तक डिफॉल्ट भी नहीं हुआ कि उसने कोड ऐसे लिखा हुआ है, यस। है ना? फ्लैश लोन्स। आप किसी बैंक को बोलो यार मुझे लोन दे दे थोड़े समय के लिए, बहुत बड़ा लोन, जीरो तुरंत कोलैटरल, वापस कर दूंगा। वो बोले ऐसा कुछ नहीं होता, भाग जाओ यहाँ से। तो मैं अपने ट्रेड वालों को बोलता है नंबर 1 तो ये है, फ्लैश लोन पढ़ लो क्या है, इथेरियम पे है, रियल वर्ल्ड में नहीं है। यस। अब रियल वर्ल्ड कोशिश कर रहा है, बाय द वे बैंक्स कोशिश कर रहे हैं ये अच्छा। सब करने के लिए। हाँ, और बताता हूँ। दूसरा ये है परपेचुअल फ्यूचर्स। ओके। दुनिया में क्या होता है, जो मैं ट्रेडिंग भी करता है कमोडिटीज के अंदर, आपके पास डिलीवरी फ्यूचर्स होते हैं कि इस तारीख पे फ्यूचर एक्सपायर करेगा। परपेचुअल फ्यूचर्स ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया इसको। फंडिंग रेट का मैथ सबसे पहले ये हमारा ये डीफाई पे आया है। आई थिंक Okay. DYDX था या कौन था, बट बेसिकली परपेचुअल फ्यूचर्स की वो दैट इज इन्वेंटेड ऑन इथेरियम। ओके, इंटरेस्टिंग। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME और सिंगापुर एक्सचेंज ये पर्प्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आई थी, CME भी देख रहा है बिटकॉइन के ऊपर पर्प्स लॉन्च करना है उनको, और सिंगापुर एक्सचेंज भी पर्प्स लॉन्च कर रहा है। ओके। तो पर्प्स एक और चीज़ है, आइटम जो कि यहाँ पे है, और अब बाकी लोग पकड़ डिफाई ने वर्ल्ड को सिखाया। डिफाइन वर्ल्ड को सिखाया। अच्छा, अब सोचो एक तीसरा आइटम और दिखाता हूँ। जितनी एक्सचेंजेस है दुनिया की, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट, नया स्टॉक या नया ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करते हैं, उनको बोलते हैं यार कि लिक्विडिटी कैसे लेके आऊँ मैं, है ना? तो यक्ष तो शायद तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक बिडास टाइट नहीं है। यस। बिडास टाइट आने के लिए आपको मार्केट मेकर्स चाहिए, और ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट मेकर बोलते हैं भाई अगर मैं एक तरफ पे फंस गया, तुम तो बहुत छोटे एक्सचेंज, तो एक तरफ पे फंस गया तो बहुत डेंजर है, मैं बिडास वाइड रखूंगा। ओके। तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। सारी एक्सचेंजेस को चिकन एंड एग प्रॉब्लम होती है, इतना कि जो कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें 80% कॉन्ट्रैक्ट्स तो यूं ही निकल जाते हैं। मतलब ऐसे समझो आज तक निकल, एल्यूमिनियम, ये सब की जो मेटल्स की मार्केट है ना, वो अभी भी वैसी चलती है पुराने ज़माने ब्रोकर्स की। ओ भाई मुझे ना इतने स्टॉक खरीदने हैं, निकल के बता दे, वो फ़ोन मारेगा, फिर एक्सचेंज पे क्रॉस होगा। स्क्रीन पे तो कर ही नहीं सकते, बिडास की नहीं है, चिकन नेक प्रॉब्लम है। अब सोचो इथेरियम पे आज हम एक टोकन लॉन्च करते हैं, AMM बिठा देंगे, लिक्विडिटी को टेंशन ही नहीं है, स्पेक्यूलेटर भी है, इन्वेस्टर कभी भी खरीद सकता है। तो ये जो AMM का कॉन्सेप्ट है ना, ये ट्रेडिशनल फाइनेंस में है नहीं, और अब ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सचेंजेस। क्योंकि उनका तो जो उनने 50-60 साल की जो मेजर प्रॉब्लम रही है वो AMM ने पहले दिन सॉल्व कर दी थी। यस। सो डिफाई मतलब इथेरियम और डिफाई बहुत वो कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल थियरी से चल रहे हैं कि जो ऑलरेडी फाइनेंस वर्ल्ड में नहीं है वैसे इन्वेंशंस ला रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ इंफ्रा बन रहा है। अब और कमाल की बात क्या है, ओपन सोर्स है, एक्सेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो कोई परमिशन, अर्जी, रेड टेप, कंप्लायंस ये सब नहीं है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गोइंग टू बी अल्ट्रा चीप हियर एज अपोज टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, ठीक है, आपका कोई भी घुस सकता है, छोटी से छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में यहाँ पे आ जाएगी, रेगुलेटरी कोई टेंटा नहीं है। अच्छा, इस देश को गिरा भी नहीं सकते। इथेरियम मतलब डिसेंट्रलाइज है, पता नहीं कितने मिलियन कंप्यूटर्स के ऊपर सेम जगह है। अगर ये देश है जो फाइनेंशियल कैपिटल, मान लो फाइनेंशियल देश है ये पूरा,
जिसको कोई और दुनिया की कंट्री बम मार के गिरा भी नहीं सकती। तो आपके पास एक देश है जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज चीपेस्ट, कॉस्ट ऑफ एंट्री इज 0 एंड योर ट्रांजैक्शन स्पीड इज फास्टेस्ट, और उस देश को आप गिरा नहीं सकते। क्या वैल्यू है उस देश की? खतरनाक होगी ना। 100%। दैट इज इथेरियम। ओके। दैट इज द स्टोरी की जो लेयर 1 ब्लॉकचेन की जो एंटायर स्टोरी है, जो एंटायर प्रॉमिस जो है ना, अब इथेरियम ना हो सुलाना है, राइट? ये सुलाना ना हो तो कोई और चेन है, बट पॉइंट समझे, राइट? द लेयर 1 ब्लॉकचेन का प्रॉमिस ये है, यू आर क्रिएटिंग अ कंट्री जिसमें ये चीजें होगी, मंडी भी होगी, तो देश की करेंसी बढ़ेगी। करेक्ट। पैसे डालो, आप भी कमाओ। हाँ, एंड द बिगेस्ट वैलिडेशन इज ट्रेडिशनल दुनिया अब इथेरियम के आइडियाज इंप्लीमेंट कर रही है। दैट इज द बिगेस्ट वैलिडेशन। यस, 100%। तो तुषार भाई, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो में, वेब3 में, ब्लॉकचेन में नहीं बिलीव करते या नहीं आए हैं। सो वन मैसेज फॉर देम हु इज मिसिंग द वेब3 ट्रेन, क्या बोलना चाहोगे आप उनको? या थोड़ा देर से आओ, मैं और खरीद लूंगा। मतलब पॉइंट इज, ऑन अ सीरियस नोट, कि स्टार्ट लर्निंग यार। मतलब देखो, ये ऐसी बात है ना, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे, मतलब जैसे मैं तो दिल्ली से हूँ, आई नो गुजरात वाज मोर कमर्शियल साइड, बट हमारा माय फैमिली में सब कोई गवर्नमेंट सर्विस में था, तो वो तो एक तो होता था कि इक्विटी तो सट्टा बाजार, इक्विटी में कभी नहीं लगाएंगे। आज किसी से पूछो तो बोलेंगे नहीं यार, इक्विटी स्टॉक में मार्केट लगाना बनता है, वरना तो इन्फ्लेशन ही आपका एफडी रेट से ज्यादा हो जाता है। 100%। है ना? तो जैसे जैसे अवेयरनेस बनती है, आपको समझ में आता है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं, फिर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आज जिसको एफडी में लगाना है लगाए, बट उसको ऑप्शंस पता है, उसने चूज किया है। ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं, आंख बंद करके तो यही कर सकता हूँ। तो वो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए फाइनेंस में, है ना? आप अगर मान लो इतना टर्की का भी रिसेंट लेते हैं, अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले सडनली टर्की लीरा 20% डिवैल्यूड ओवरनाइट। हाँ, है ना? क्यों? क्योंकि लोग लेके बैठे हैं कि टर्किश करेंसी हम लेके बैठे हैं भाई, सब सही है, सब सही है, सब सही है, एक दिन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं था तो क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। बट जिसको समझ थी वो यूएसडीटी ले में घुस गया था, राइट? आई एम नॉट सेइंग इंडिया हैज दैट प्रॉब्लम एनीथिंग, नॉट बाय एनी मींस, बट पॉइंट इज आपको समझ तो होनी चाहिए, फिर डिसाइड करो। यस। सो पीपल नीड टू इन्वेस्ट इन लर्निंग। Yes, they have to- Web3 they थोड़ा have to तो learn. सीखो, रोज का आधा घंटा निकालो, क्या होता है सीखो, अंडरस्टैंड करो। क्योंकि वो एक है कि यार 1980s में, 1990s में जो स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज थी, फिर बैंकिंग में थी, तो टाइम टू टाइम तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है। अगर ये मिस कर ली तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन पूछेगी कि भाई आप तब जिंदा थे, तभी बिटकॉइन आया था, वेब3 आया था, क्या कर रहे थे? करेक्ट। देखो, सीखना तो चाहिए, है ना? जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है चीज़ें, मतलब एक टाइम था जब इंटरनेट नया नया आया था, यस, है ना? अब बहुत हल्ला हुआ था उस टाइम पे भी कि यार न्यूज़पेपर कोई नहीं खरीदेगा, सब इंटरनेट पे देख लेंगे, पोस्टमैन क्या काम करेगा, राइट? बट द पॉइंट इज यार, आ गया तो आ गया ना, अब सीखना तो पड़ेगा। अडॉप्ट द चेंज। हाँ, तो ये नहीं बोल सकते, मतलब अगर आप बोलोगे तो नुकसान आप ही का होगा, बट अगर ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो गलत चीज़ हो रही है, हमें आता नहीं है, क्या नहीं है, आता नहीं तो सीखना पड़ेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। है ना? मोबाइल फोन आज सब सीखते हैं, मतलब मेरे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत टाइम तक मोबाइल नहीं सीखा, बट फिर हाथ में आया तो फिर आप फेसबुक पे भी है। अच्छा, वीडियो कॉल, फेसबुक, सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। चेंज तो ये नोकिया ने चेंज नहीं किया टाइम के साथ, व्हाट हैपन, कोडक ने चेंज नहीं किया टाइम के साथ, व्हाट हैपन। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। करेक्ट। परफेक्ट। सो तुषार भाई, बहुत मजा है आपके साथ बात करके, हेजिट के बारे में जान के, आपके डिफाई के एक्सपीरियंस के बारे में जान के। तो ऐसे ही हेजिट ग्रो करता रहेगा, और आशा करते हैं नेक्स्ट ईयर फिर से यक्षवाणी में हम आपको इनवाइट करें कि लास्ट 1 ईयर में क्या क्या ग्रोथ स्टोरीज रही। तो हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विथ यू। सेम है यार, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। मतलब आई रियली लाइक द फैक्ट कि इतने सारे लोग हैं जो एजुकेट करने के आज की डेट पे कर रहे हैं। मतलब जब मैं शुरू हो रहा था तो नहीं थे रिसोर्सेज यार, है ना? और तो आई एम वेरी हैप्पी कि फैक्ट पीपल लाइक यू हैव कम इन एंड दे आर एक्चुअली सेइंग यार थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करो। यस, कुछ नई चीज आई है, सीखना चाहिए। परफेक्ट। थैंक यू तुषार भाई। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। प्लेजर हैविंग यू। सेम यार, सेम यार।